नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक, रोमांचक उपन्यास, प्रेम कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरीज। दोस्तों, ये पूरी कहानी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और शिक्षा जागरूकता, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम किसी भी मूल लेखक, प्रकाशक या कॉपीराइट धारक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ये कहानी किसी असली लेखक कॉपीराइट होल्डर की है और आपको कोई समस्या आपत्ति है, तो कृपया हमें ईमेल या कमेंट में जरूर बताएं। हम तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और सम्मानपूर्वक सहयोग करेंगे। अध्याय 201। उसकी काबिलियत कुंग फू फिल्मों के कलाकारों से भी अधिक भयावह थी। उसका स्वभाव शांत था और बेहद सुरुचिपूर्ण था। वह किसी परीक्षा के राजकुमार जैसा लगता था। उसका चेहरा बहुत अधिक सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी गहरी आंखें उसे बेहद आकर्षक बनाती थीं। उसकी पृष्ठभूमि भी स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत थी। चंदनी वर्मा को एहसास हुआ, आरव को परफेक्ट कहना अतिशयोक्ति नहीं है। वह समझ नहीं पा रही थी, एक आदमी में इतने गुण कैसे हो सकते हैं। साधारण व्यक्ति के पास अगर एक भी गुण हो तो वह पहले ही बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आरव के पास सब कुछ था, एक भी कमी नहीं थी। चंदनी यह नहीं जानती थी। वह जितना सोचती गई उतना ही गहराई में डूबती गई। उसके लिए आरव किसी ब्लैक होल जैसा था। एक बार उसमें खींच गई तो वापस नहीं आ सकेगी। वह ये बात पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन जब समझी तब तक देर हो चुकी थी। उसके दिल में एक डर पैदा हो गया, ऐसा डर जिसे वह मिटा नहीं पा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी, इतना परफेक्ट आदमी अब भी अकेला हो सकता है। उसे पिछली बार याद आया, जब आरव ने उसे ठुकरा दिया था। तब से उसके मन में बुरा अंदेशा था, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। डर में डूबी हुई, वह ध्यान नहीं दे रही थी। आरव, आज जियू और बाकी लोग क्या बात कर रहे थे। जब आरव उठकर जाने लगा, तभी वह होश में आई। वह भी उठी और उसके साथ बाहर चली गई। सीढ़ियां उतरने के बाद चंदनी ने अचानक कहा, आरव, चलो एक ड्रिंक करते हैं। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया। दोनों एक सुनसान बार में जाकर बैठ गए। आरव ने उसकी अजीब अभिव्यक्ति पहले ही देख ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था वह क्या सोच रही है और किस बात से डर रही है। अगर वह पूछेगी तो वह कुछ नहीं छिपाएगा। शायद वह खुद भी मौका ढूंढ रहा था, सब कुछ साफ बताने का। वह जो भी चुनेगी, आरव उसका सम्मान करेगा। जैसे ही वह बैठा, झांक दागुई तुरंत आ गया। उसने आरव को नीचे आते देख लिया था। उसने बिना पूछे 20,000 रुपये से अधिक कीमत की रेड वाइन रख दी, फिर बिना झिझक चला गया। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। झांक दागुई थोड़ा चालाक था, उसके अपने विचार भी थे, लेकिन आरव को ऐसे लोग बुरे नहीं लगते थे, बल्कि वह उसकी सराहना करता था। अभी उसके पास कोई अलग योजना नहीं थी। रेड वाइन पहले से खुली हुई थी। चंदनी ने गिलास उठाया, एक आरव के लिए भरा, एक अपने लिए। वह मुस्कुराई और बोली, आरव, ये हमारी 7वीं मुलाकात है ना? एक ड्रिंक हो जाए, कोई समस्या नहीं। आरव ने मुस्कुराकर गिलास उठाया। दोनों के गिलास हल्के से टकराए। उसने एक ही घूंट में आधे से ज्यादा पी लिया। चंदनी ने भी पिया। उसका अंदाज बेहद शालीन था। वह टोस्ट कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे से चख रही हो। उसकी शराब सहनशक्ति अच्छी नहीं थी। आमतौर पर वह हल्का ही पीती थी। उसने आरव को नहीं बताया कि उसने रात का खाना नहीं खाया था। वह घर जाकर कुछ बनाने वाली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आरव से मिलेगी। खाली पेट पीना आसान नहीं था। नशा जल्दी चढ़ जाता है। एक गिलास के बाद ही उसका चेहरा लाल हो गया। लालिमा हल्की थी, लेकिन वह और भी आकर्षक लग रही थी। नशा अभी पूरी तरह नहीं चढ़ा था। उसने दूसरा गिलास भरा और उम्मीद से पूछा, आरव, इस बार भी वैसे ही वाइन शेक करोगे जैसे पिछली बार किया था? ठीक है। आरव मुस्कुराया। उसने गिलास उठाया और धीरे धीरे घुमाने लगा। वह इस तकनीक में निपुण था। उसे जीना की मदद की जरूरत नहीं थी। उसके हाथों में गिलास जैसे उबल रहा था। रेड वाइन भीतर तेजी से घूम रही थी। चंदनी ध्यान से देखती रही। उसकी मुस्कान और मीठी हो गई। जब वह समाप्त हुआ, उसने पूछा, आरव, क्या मुझे सिखाओगे? ये तरीका सामान्य लोगों के लिए असंभव था। इसे सीखना बहुत कठिन था, लेकिन आरव उसे निराश नहीं करना चाहता था।
उसने बगल की सोफा की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ बैठो, मैं सिखाता हूँ। चंदनी पहले सामने बैठी थी। ये सुनकर उसका चेहरा और लाल हो गया। फिर भी वह उठी और उसके पास आकर बैठ गई। गिलास पकड़ो, पहले तरीका समझाता हूँ। आरव ने गिलास उसके हाथ में दिया। उसने उसका छोटा हाथ धीरे से थाम लिया और थोड़ा उसके करीब आ गया। इस नज़दीकी से उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह दूर नहीं हुई, बल्कि हल्के से उसके सहारे झुक गई। आरव का कोई और इरादा नहीं था, वह सिर्फ सिखा रहा था। उसे ध्यान केंद्रित रखना था, वह विचलित नहीं हो सकता था। उसने हर कदम गंभीरता से समझाया और उसका हाथ पकड़कर गिलास घुमाया। थोड़ी असुविधा थी, फिर भी वह ठीक से कर रहा था। गिलास में वाइन धुंध बन गई, फिर नाग की तरह लहराने लगी। चंदनी उसी को देखती रही। अब वह उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसे समझ आ गया था, ये तरीका उसके बस का नहीं है। जब उसकी हरकतें खत्म हुईं, वह काफी देर बाद होश में आए। उसने अविश्वास से कहा, ये तो जादू जैसा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। शायद मैं जिंदगी भर नहीं सीख पाऊंगी। उसने गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गई। अब उसका सिर चकराने लगा, उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। उसका चेहरा लाल था और बेहद आकर्षक लग रहा था। आरव समझ गया, नशा चढ़ रहा है। वह धीरे से बोला, देर हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। वह सच में थोड़ी नशे में थी। खाली पेट 2 गिलास पी चुकी थी। उसकी चेतना धुंधली हो रही थी। वह थोड़ा लड़खड़ाई, मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे और पीना है। अब और मत पियो, चलो मैं छोड़ देता हूँ। आरव ने बोतल पकड़ ली। चंदनी ने हाथ हटा लिया और बोतल अपने मुंह से लगा ली। वह जल्दी जल्दी पीने लगी। अचानक वह खांसने लगी, लगातार खांसती रही। आरव ने तुरंत बोतल छीन ली। उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त थी, बस अब नहीं, चलो। वह स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसू गिरने लगे। आरव का दिल कस गया। उसने उसके आंसू पोंछे, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, वह फूटकर रो पड़ी। वह सीधे उसके सीने से लग गई और जोर से रोने लगी। संगीत बहुत तेज था, आसपास कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह उसके सीने पर रोती रही। उसकी शर्ट भीग गई। आरव कुछ पल चुप रहा, उसे समझ नहीं आया क्या कहे। कुछ देर बाद वह शांत हुई। उसने सिर उठाया, आंखों में आंसू थे। वह दर्द भरी आवाज में बोली, आरव, क्या हमारे लिए कोई संभावना नहीं है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 202, संभव असंभव। आरव नहीं जानता था ये किस तरह का प्रश्न है, या यूं कहें, ये निर्णय केवल उसके हाथ में नहीं था। उसे सबकी भावनाएं सोचनी थीं। उसे सिया के बारे में सोचना था, उसे जिया मल्होत्रा और मीरा कपूर के बारे में भी सोचना था। आरव को विश्वास था, वह अपनी हर स्त्री को पूर्ण सुख दे सकता है। उसकी क्षमता के लिए ये कठिन नहीं था, यह उसके लिए आसान था। वह उन्हें पूर्ण खुशी दे सकता है, इस बात पर उसे कोई संदेह नहीं था। लेकिन उसे भरोसा नहीं था, हर स्त्री उसका प्रेम बांटने को तैयार होगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। कम से कम उसे यह यकीन नहीं था, अगर चंदनी को पता चले कि उसके जीवन में 3 स्त्रियां हैं, तो क्या वह उसके साथ रहना चुनेगी? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं आरव भी नहीं जानता था। आरव की चुप्पी देखकर चंदनी की आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं। शायद वह थोड़ी नशे में थी, या शायद वह मानने को तैयार नहीं थी। उसने सीधे पूछा, आरव, क्यों? क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो? आरव ने हल्की सांस ली। ऐसी स्थिति में वह क्या कह सकता था? वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, तुम समझ सकती हो, दरअसल मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही चंदनी की आंखें और भी मलान हो गईं। वह यह उत्तर पहले से जानती थी, बस सामना नहीं करना चाहती थी। अब शराब असर करने लगी थी। उसे सामने बैठा आरव धुंधला दिख रहा था, फिर भी उसने खुद को संभाला और पूछा, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो आरव? हाँ, आरव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। एक शब्द ही पर्याप्त था, लेकिन जवाब देते ही उसे कुछ गलत लगा। चंदनी का शरीर डगमगाया, वह कुछ बार झूली और अचानक मेज की ओर गिरने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, वह सच में नशे में डूब चुकी थी। आरव चौंक गया, उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे संभाला, लेकिन वह सीधे उसकी बाहों में गिर गई। उसकी सांस भारी थी, वह गहरी नींद में जा चुकी थी। आरव ने यह उम्मीद नहीं की थी, वह इतनी जल्दी नशे में डूब जाएगी। लाचार होकर उसे उठाना पड़ा। वह उसे गोद में लेकर एंटरटेनमेंट सिटी से बाहर चला गया। उसका शरीर बेहद कोमल था,
लेकिन आरव के मन में कोई और विचार नहीं था। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसे पीछे की सीट पर लिटा दिया। फिर वह खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और नाइट क्लब से निकल गया। वह सीधे पश्चिमी जिले की ओर बढ़ा, लेकिन उसका गंतव्य विला नंबर 15 नहीं था। वह उसे उसके अपने विला ले जा रहा था। उसे और कोई जगह नहीं सूझी। अगर नंदिनी राव और शिया हैफान को पता चलता तो वह समझा नहीं पाता। होटल जाना भी उचित नहीं था। अगर चंदनी होश में होती तो वह उसे घर ही ले जाता, इसलिए उसे घर पहुंचाना सबसे अच्छा विकल्प था। समय ज़्यादा नहीं हुआ था, करीब रात के 10 बजे थे। उसे लगा उसे विला छोड़ने में समस्या नहीं होगी। ऑडी A8L बहुत स्थिर थी, फिर भी उसने गाड़ी तेज नहीं चलाई। उसे डर था झटकों से चंदनी को तकलीफ होगी, इसलिए वह धीरे चला रहा था। जब वह पश्चिमी जिले के ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचा, तभी पीछे से हलचल हुई। चंदनी धीरे धीरे उठ बैठी। उसकी आंखें धुंधली थीं, वह पूरी तरह होश में नहीं थी। उसने बाहर देखा, फिर आरव को देखा। धीरे से बोली, आरव, मैं ऐसे घर नहीं जाना चाहती, मुझे होटल ले चलो। अब वह थोड़ी जाग चुकी थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने गाड़ी मोड़ी और कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन होटल की ओर बढ़ गया। चंदनी सीट से टिक गई। वह आंखें बंद नहीं करना चाहती थी। उसे पता था आंखें बंद करते ही वह पूरी तरह बेहोश हो जाएगी। होटल ज़्यादा दूर नहीं था। रात में सड़कें खाली थीं। आरव ने गति थोड़ी बढ़ाई। 5 मिनट से भी कम में वे पार्किंग में पहुंच गए। उसने कार रोकी और पीछे का दरवाज़ा खोला। वह उसे सहारा देकर बाहर लाया। वह कुछ नहीं बोली, बस उसके सहारे चलती रही। उसकी चेतना लगभग शून्य थी। अगर आरव उसे न पकड़ता तो वह गिर जाती। उच्च श्रेणी के सूट भरे हुए थे। आरव ने बिना कुछ कहे प्रेसिडेंशियल सूट बुक कर लिया, कार्ड स्वाइप किया और उसे लिफ्ट की ओर ले गया। कुछ कदम चलते ही उसकी दृष्टि और धुंधली हो गई। उसे लगा वह बादलों पर चल रही है। वह बोली, आरव, मैं चल नहीं पा रही, क्या तुम मुझे उठाकर ले जाओगे? आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे फिर से उठा लिया और विशेष लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वह अब भी आंखें बंद नहीं कर रही थी। वह उसे देखती रही, जैसे उसका चेहरा याद करना चाहती हो। लिफ्ट तेज थी, लेकिन आरव को लगा समय बहुत धीमा चल रहा है। 16वीं मंजिल पर पहुंचकर वह तुरंत बाहर निकला, दरवाज़ा खोला और उसे भीतर ले गया। वह उसे बेडरूम में ले गया और बड़े गोल बिस्तर पर लिटा दिया। वह बोला, आराम करो, मैं अब जा रहा हूँ। ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, नंबर यहीं रख रहा हूँ। उसने उसे कंबल ओढ़ाया। चंदनी चुप रही, बस उसे देखती रही। आरव ने खुद को रोका ताकि वह उसकी ओर न देखे। उसने अपना विजिटिंग कार्ड रखा। जैसे ही वह मुड़ा, चंदनी उठ बैठी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आरव, क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? आरव ठहरा, फिर बोला, तुम नशे में हो, आराम करो, कल आऊँगा। वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही चंदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर वह होश में ये कहती तो वह रुक जाता, लेकिन वह नशे में थी। वह नहीं जानता था उसके मन में क्या है, इसलिए उसने जाना चुना। फिर भी वह पूरी तरह नहीं गया। उसे उसकी चिंता थी। उसने नीचे जाकर मेडिकल स्टोर से हैंगओवर की दवा खरीदी। कम सहनशक्ति वाले को अगले दिन सिर दर्द होता है। दवा लेकर वह लौटा। उसने उसका बैग भी साथ लिया। फिर 16वीं मंजिल पर पहुंचा। अब रोने की आवाज़ बंद थी। वह चुपचाप बेडरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, तेज शराब की गंध आई। कम रोशनी में उसने देखा चंदनी सो चुकी थी, लेकिन उसने सारी शराब उलट दी थी, बिस्तर पर भी और अपने कपड़ों पर भी। पूरा कमरा गंध से भरा था। ये देखकर आरव ने देर नहीं की। वह तुरंत अंदर गया। उसके कपड़े भीग चुके थे और शराब की गंध आ रही थी। ऐसी हालत में वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने उसे उठाया और दूसरे बेडरूम की ओर चला गया। सौभाग्य से प्रेसिडेंशियल स्वीट में 3 कमरे थे। अगर साधारण स्वीट होता तो परेशानी होती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 203। आरव ने चंदनी वर्मा को धीरे से नर्म बिस्तर पर लिटा दिया। उसका इरादा उसके कपड़े खुद बदलने का नहीं था। उसने सीधे सर्विस डेस्क पर फ़ोन किया। कुछ ही देर में एक वेट्रेस अंदर आई। आरव ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने वेट्रेस से चंदनी को बाथरूम ले जाकर कपड़े बदलने को कहा। वेट्रेस ने आरव को हैरानी से देखा। वह होटल में काम करती थी।
उसने कई अमीर लोगों को नशे में महिलाओं को कमरे में लाते देखा था, लेकिन आरव जैसा कोई नहीं देखा था। ऐसे मौके पर ज़्यादातर लोग अलग ही बहाना ढूंढते थे, लेकिन आरव ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए वेट्रेस की नज़र में उसके लिए सम्मान बढ़ गया। चंदनी बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता दिल को हिला देने वाली थी। ऐसी स्थिति में भी आरव ने संयम रखा। ये हर आदमी के बस की बात नहीं थी। आरव को वेट्रेस के विचारों का पता नहीं था। वह थोड़ा आकर्षित जरूर था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी की कमजोरी का फायदा उठाए। जब वेट्रेस चंदनी को नहलाकर कपड़े बदलवा रही थी, आरव ने पहले खरीदी हुई हैंगओवर की दवा निकाली। उसे पता था, नहाने के बाद चंदनी जागेगी, उसका दिमाग भारी रहेगा और उसे असहज महसूस होगा। सोचकर उसने फिर रेस्टोरेंट में फ़ोन किया। उसने एक भरपूर वेस्टर्न मील मंगवाया। चीनी खाना बनने में समय लगता। पहले की हालत देखकर साफ था, चंदनी ने खाली पेट शराब पी थी। अभी जब उसने उल्टी की, तो सिर्फ शराब ही निकली। इससे उसकी आशंका सही साबित हुई। 10 मिनट बाद वेट्रेस चंदनी को बाहर लाए। चंदनी ने अब गाउन पहन लिया था। ये ज़्यादा खुला हुआ नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदा अवस्था के साथ और उसकी गोरी टांगों के साथ वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं। उसका शरीर हल्का डगमगा रहा था। ये पहले पी लो, इससे होश आएगा, आरव ने वेट्रेस से कहा। उसे सोफे तक बैठा दे। फिर उसने दवा का कप चंदनी को दिया। वेट्रेस ने देखा, अब उसकी जरूरत नहीं है। वह चुपचाप चली गई। आरव की कोमल आवाज़ सुनकर और उसका ख्याल देखकर चंदनी की आंखों से आंसू बह निकले। वह कप पकड़ना चाहती थी, लेकिन कई बार हाथ खाली रह गया। नशा अभी भी असर में था। उसके हाथ पूरी तरह काबू में नहीं थे। आरव मुस्कुराया। उसने उसका छोटा हाथ थामा और कप उसके हाथ में रख दिया। चंदनी ने सिर झुकाकर दवा पी ली। उसकी आंखें लाल थीं। वह कप को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मिठास थी। वह खुश थी, क्योंकि आरव ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। ऐसी हालत में भी उसने मर्यादा रखी। वह एक ऐसी स्त्री थी जो छोटी बातों से खुश हो जाती थी। आरव का ये छोटा कदम उसे बेहद संतुष्टि दे रहा था। दवा पीने के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई। आंखें साफ होने लगीं। तभी उसका पेट गरजा। खामोश हॉल में आवाज़ साफ सुनाई दी। मुझे भूख लगी है, उसने हल्की लज्जा से कहा। बोलते ही उसे एहसास हुआ, उसने अनजाने में प्रेमियों जैसा लहजा अपना लिया था। माहौल अचानक थोड़ा अलग हो गया। उसने चुपके से आरव को देखा, फिर तुरंत नज़र झुका ली। आरव मुस्कुराया। उसने विषय नहीं बढ़ाया, सीधे बोला, मुझे पता था तुमने डिनर नहीं किया, मैंने वेस्टर्न मील मंगवाया है, अभी आता होगा। जैसे ही उसने कहा, डोरबेल बज गई। आरव दरवाजे तक गया। वेटर खाना लेकर आया था। आरव नहीं चाहता था चंदनी गाउन में किसी और के सामने आए। उसने ट्रॉली दरवाजे पर ही ले ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। खाना बेहद सजा हुआ था। होटल के शेफ ने ध्यान से बनाया था। दिखने में ही स्वादिष्ट लग रहा था। आरव ने ट्रॉली सोफे के पास लगाए और खाने की प्लेटें मेज पर रख दीं। चंदनी सच में भूखी थी। वह इंतजार नहीं कर पाए, लेकिन खाते समय भी उसकी हरकतें बेहद शालीन थीं। उसकी वह शालीनता जैसे उसके स्वभाव का हिस्सा थी। वह संतोष से खा रही थी। आरव की देखभाल से उसका दिल भरा हुआ था। आरव ने अपने लिए रेड वाइन डाली और एक और बैठकर उसे देखता रहा। सुंदर स्त्री को खाते देखना एक अलग ही आनंद था। कुछ खाने के बाद वह भर गई। उसने नैपकिन से होंठ पोंछे, फिर खुद के लिए रेड वाइन डाली। इस बार उसने धीरे धीरे चखा। वह जैसे कुछ सोच रही थी। हॉल में शांति छा गई। 10 सेकंड बाद उसने सिर उठाया। आरव, मैं भर गई हूँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? ठीक है, आरव ने मना नहीं किया। वह साउंड सिस्टम के पास गया और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में द फोर्स गाना चुन लिया। उधर चंदनी भी उठी। वह हल्के कदमों से चली। उसने बीच की लाइट बंद कर दी। सिर्फ गुलाबी दीवारों की रोशनी रह गई। धीमा संगीत बजने लगा। माहौल बदल गया। गुलाबी रोशनी में उसका चेहरा और भी मोहक लग रहा था। वह आकर्षण से भरी हुई थी। आरव ने हाथ बढ़ाया। इस पल वह कुछ नहीं सोचना चाहता था, बस उसके साथ नृत्य करना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखों में मिठास थी। कम से कम इस पल वह खुश थी। नृत्य धीरे धीरे शुरू हुआ। यह उनका पहला डांस नहीं था। उनकी तालमेल अच्छी थी, लेकिन वह पूरी तरह होश में नहीं थी। कुछ कदम बाद उसका चेहरा आरव के सीने से टिक गया। वह उसके मार्गदर्शन में चल रही थी।
उसके होंठों पर मुस्कान थी। धीरे धीरे गाना खत्म हुआ, लेकिन दोनों अलग नहीं हुए। आरव ने उसे देखा, वह भी उसे देख रही थी। उसने हल्के से अपने होंठ काटे। वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उस क्षण आरव के मन में आवेग उठा। वह ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। उसने झुककर उसके कोमल होंठों को चूम लिया। चंदनी पीछे नहीं हटी। उसने विरोध नहीं किया, बल्कि उसने खुद आगे बढ़कर अपनी जीभ से उसका स्वागत किया। उसके हाथ आरव के कंधों को कसकर पकड़े हुए थे। उसके भीतर की घबराहट साफ झलक रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 204। आरव लियूशिया हुई नहीं था। वह उस स्तर तक पहुंचने वाला साधु नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह कर नहीं सकता था। उसकी इच्छाशक्ति बेहद मजबूत थी। वह चाहे तो लियूशिया हुई से भी बेहतर संयम रख सकता था। लेकिन कुछ बातें केवल इच्छाशक्ति से नियंत्रित नहीं होतीं। इंसान भावनाओं वाला प्राणी है। कुछ परिस्थितियों में भावनाएं सब पर हावी हो जाती हैं। इसलिए आरव को पछतावा नहीं था कि उसने चंदनी को चूमा। कम से कम इस पल उसे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह इस क्षण का आनंद ले रहा था। चंदनी की बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं, जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। उसने सिर उठाया और सीधे आरव की ओर देखा। वह उम्मीद भरे स्वर में बोली, आरव, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया और चुप हो गया। उसे एहसास हुआ वह खुद नहीं जानता उसकी भावनाएं क्या हैं। शायद प्रेम था, लेकिन बहुत गहरा नहीं। उन दोनों के बीच किस्मत से जन्मी भावना ज्यादा थी। वह कैसा एहसास था, वह समझा नहीं सकता था। अगर समझा पाता तो वह भावना नहीं होती। कुछ देर सोचने के बाद उसने ईमानदारी से कहा, मुझे माफ करना। आरव जानता था चंदनी ने उसे क्यों रोका। अगर वह थोड़ा और आगे बढ़ता, शायद वह विरोध न करती। लेकिन परिणाम की कल्पना वह करना नहीं चाहता था। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पहले कदम मैंने ही बढ़ाया था। चंदनी ने ये कहा। वह समझ गई थी आरव उसका मतलब समझ चुका है। उसके दिल में हल्की मिठास थी। कुछ क्षण रुककर उसने फिर पूछा, आरव, क्या हम सच में किस्मत से जुड़े हैं? हाँ, आरव ने बिना झिझक कहा। उनकी शुरुआत ही किस्मत के कारण हुई थी। चंदनी की आंखों में यादें तैर गईं। हर मुलाकात, हर संयोग, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर यह उसके साथ न हुआ होता तो वह खुद विश्वास नहीं करती। कुछ देर चुप रहने के बाद, जैसे उसने अंतिम निर्णय लिया, वह गंभीर होकर बोली, आरव, क्या हम एक खेल खेलें? कौन सा खेल? आरव ने पूछा। वह समझ गया था वह कोई फैसला ले चुकी है। किस्मत का खेल। मैं देखना चाहती हूँ क्या हम सच में साथ होने के लिए बने हैं। वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए, फिर दृढ़ स्वर में बोली, कल मैं सूर्यनगर छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें 3 दिन दूंगी। अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो इसका मतलब हम सच में जुड़े हैं। अगर 3 दिन में नहीं ढूंढ पाए तो मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां हम कभी नहीं मिलेंगे। आरव ने यह उम्मीद नहीं की थी। जैसा उसने कहा था, इस स्थिति में केवल किस्मत ही दो लोगों को मिला सकती है। दुनिया इतनी बड़ी है, वह कहाँ ढूंढेगा? असल में यह उसका निर्णय था। काफी देर सोचकर आरव ने तुरंत हामी नहीं भरी। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें ढूंढ लूं तो? चंदनी की आवाज धीमी हो गई। अगर तुम सच में मुझे ढूंढ लो तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सामान्य व्यक्ति शायद सुन भी ना पाए। वह सच में चुनाव कर रही थी। वह उसे नहीं बताएगी कहाँ जाएगी। अगर फिर भी मिल गए तो वह किस्मत मान लेगी, लेकिन संभावना बहुत कम थी। इतनी कम कि उसे खुद भरोसा नहीं था। अगर वे न मिले तो वह ये शहर छोड़ देगी। आरव ने उसका आशय समझ लिया था, लेकिन उसके मुंह से सुनकर उसके मन में भी हलचल हुई। यह उसके लिए भी एक चुनाव था। उसने ज्यादा नहीं सोचा, सीधे कहा, ठीक है, अगर सच में किस्मत है तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। उसका उत्तर सीधा था। उसे अपने ऊपर भरोसा था। जीना के साथ 3 दिन में ढूंढना असंभव नहीं था, लेकिन वह ये कहेगा नहीं। वह भी देखना चाहता था क्या सच में किस्मत है। इसलिए उसने तय किया, तीसरे दिन ही खोज शुरू करेगा। चंदनी ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर संतोष था। चाहे वह उसे ढूंढ पाए या नहीं, वह उसकी मुस्कान याद रखेगी। बात खत्म होने के बाद आरव विला नंबर 15 लौट गया। समय लगभग 1 बजे का था। उसने जल्दी से स्नान किया, फिर बिस्तर पर बैठ गया और जीना को इंटरनेट से जोड़ दिया। विश्वास अपनी जगह था,
लेकिन तैयारी भी जरूरी थी। जीना के जुड़ते ही आरव ने सूर्य नगर एयरपोर्ट के गणितीय सुरक्षा सिस्टम को हैक करना शुरू किया। उसकी कंप्यूटर क्षमता तेजी से बढ़ रही थी। वह भविष्य के 10 वर्षों की तकनीक सीख रहा था। उसके स्तर के साथ और जीना की शक्ति के साथ कोई भी रक्षा प्रणाली उसके लिए कठिन नहीं थी, चाहे वह किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली ही क्यों ना हो। 1 घंटे में वह प्रवेश कर सकता था, लेकिन अभी उसका लक्ष्य कुछ और था। उसे केवल एयरपोर्ट का सिस्टम चाहिए था। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं। संख्याएं स्क्रीन पर बहने लगीं। 3 मिनट से भी कम समय में वह सिस्टम के भीतर था। उसने बैकडोर छोड़ दिया, फिर बोला, जीना, अब तुम ध्यान रखना। देखना चंदनी कहाँ जाती है, कौन सी फ्लाइट लेती है, उसकी ट्रैकिंग करना। स्क्रीन पर जीना दिखाई दी। वह बोली, चिंता मत करो प्रिय आरव, मैं आपकी सुंदर चंदनी को नहीं खोऊंगी। चाहो तो मैं उसकी हर गतिविधि बताती रहूं। नहीं, जरूरत होगी तो पूछूंगा। आरव ने सिर हिलाया। फिर भी उसे लगा, एक तैयारी और होनी चाहिए, अगर वह दूसरे एयरपोर्ट जाए तो। इसलिए उसने फिर कमांड डाली। इस बार उसने मोबाइल सिस्टम में प्रवेश किया। जब तक उसका फ़ोन सिग्नल लॉक रहेगा, दोहरी तैयारी के साथ जीना आसानी से उसकी लोकेशन पकड़ लेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 205। अगली सुबह आरव जल्दी जाग गया। पेंग योंग हुआ आसपास नहीं था, इसलिए उसने कमरे में अभ्यास नहीं किया। वह बाहर लॉन पर चला गया। पहले उसने ताइजी फिस्ट का अभ्यास किया, फिर सबड्यूइंग टाइगर अरहत फिस्ट के कई दौर लगाए। उसके बाद उसने पूरा समय शरीर प्रशिक्षण में लगाया। 3 गुना गुरुत्वाकर्षण स्पेस से जुड़ने के बाद भी शरीर प्रशिक्षण तकनीक का प्रभाव कम होता जा रहा था। 2 घंटे के अभ्यास के बाद उसकी ताकत और गति केवल 3 अंक बढ़ी। 400 तक पहुंचने में अभी दूरी थी। इस गति से उसे लगभग 1 महीना लगेगा। अभ्यास के बाद उसने अरहान को फ़ोन किया। उसे ज़ियामिन जाकर दीपक राणा को लाने को कहा। इसके बाद वह सीधे सूर्य नगर एयरपोर्ट चला गया। पहले उसने सोचा था वह खुद अरहान को लेने जाएगा, लेकिन उसने योजना बदल दी। उसे राजधानी पहले पहुंचना था। समय कम था और वह लंबे समय से मीरा कपूर से नहीं मिला था। वह पहले उससे मिलना चाहता था, फिर सिया और जिया मल्होत्रा से मिलने जाएगा। उसे जिज्ञासा थी चंदनी कहाँ जाएगी, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने जीना से नहीं पूछा। वह खुद जानना चाहता था, क्या सच में उनके बीच किस्मत है? अगर सच में होगी तो वह हार नहीं मानेगा। 2 घंटे से अधिक की यात्रा उसके लिए कुछ नहीं थी। जब वह एयरपोर्ट से बाहर निकला, मीरा कपूर काफ़ी देर से उसका इंतजार कर रही थी। शायद उससे मिलने के कारण आज उसने विशेष रूप से साज सज्जा की थी। उसने सफ़ेद लंबी ड्रेस पहनी थी। यू आकार की लेस उसके कंधों की रेखाएं उभार रही थी। सीने पर महीन कढ़ाई थी। पूरा पहनावा मिठास और गरिमा से भरा था। उसके लंबे बाल और मासूम अंदाज उसे बेहद आकर्षक बना रहे थे। एयरपोर्ट के आधे पुरुषों की नज़रें उसी पर थीं। आरव के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे पता था मीरा की असली मोहकता सिर्फ वही जानता है। उसे देखते ही मीरा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसकी आंखों में शरारत थी। वह हंसकर बोली, इतने दिनों बाद याद आए, मुझे लगा भूल गए। उसकी आंखों में बनावटी शिकायत थी। मैं आ गया हूँ। आरव मुस्कुराया। वह उसके कान के पास झुका, धीरे से बोला, क्या मुझे याद किया? उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आकर्षण था। वह बोली, ठीक है, ज़्यादा मत बोलो, दादाजी इंतजार कर रहे हैं। वह मुड़ी और बाहर चल दी। आरव ने उसकी चाल देखी, लेकिन एयरपोर्ट था। वह संयमित रहा। कार पार्किंग में खड़ी थी। वह अब भी अपनी पोर्शे चला रही थी। आरव ने ड्राइव करने का इरादा नहीं जताया। वह सीधे आगे वाली सीट पर बैठ गया। मीरा ने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी ये परिवार के विला की ओर चली। कुछ देर बाद आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान बढ़ती गई। मीरा ने उसकी नज़र महसूस की। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे समझ आ गया वह क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन सड़क व्यस्त थी। वह ध्यान नहीं भटका सकती थी। ये परिवार पहुंचने पर आरव को सीधे अध्ययन कक्ष में बुलाया गया। ये नानलिंग के साथ उसने शतरंज खेली। दोपहर के भोजन के बाद दोनों बाहर निकल गए। वह अगले दिन सिया और जिया से मिलने वाला था। आज वह मीरा के साथ समय बिताना चाहता था। उसने आहू का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। भोजन के दौरान उसे हाल की स्थिति पता चली। उसकी सिखाई शारीरिक तकनीक सैन्य परिसरों में फैल चुकी थी। तेजस राठौर ने भी उसकी कुछ लड़ाई तकनीकें साझा की थीं।
पूरे सैन्य क्षेत्र में मार्शल प्रशिक्षण का जोश बढ़ गया था। पेंग योंगहुआ के न होने से लोग खुलकर अभ्यास कर रहे थे। कुल ताकत तेजी से बढ़ रही थी। आरव को इस पर ज्यादा भावना नहीं थी, लेकिन उसकी ख्याति फैल चुकी थी। पेंग योंगहुआ को हराने की बात किंवदंती बन चुकी थी। उसे अंदाज था तेजस या आहू ने प्रचार किया होगा। अगर वह मीरा के साथ न होता तो सेना भी जाता, लेकिन आज वह सिर्फ उसके साथ था। वानफुजिंग की सड़कों पर दोनों हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। आरव ने टोपी और चश्मा पहना था। सावधानी के लिए मीरा को कोई आपत्ति नहीं थी। उसके लिए ये समय अनमोल था। उन्होंने कई जगहें देखीं। आखिर में मीरा ने खुद कुछ नहीं खरीदा। उसने आरव के लिए बटुआ खरीदा और कुछ कपड़े भी। यही उसकी खुशी थी। आरव ने मना नहीं किया। शाम 4 बजे वे लौटने लगे। इस बार मीरा ने ड्राइव नहीं किया। वह सीधे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। आरव मुस्कुरा रहा था। गाड़ी शियांगशान की ओर बढ़ी। ग्रैंड हयात होटल के पास से गुजरते समय आरव की नज़र किनारे पड़ी। एक लंबा परिचित कद वह होटल की ओर जा रही थी। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं। किसी को देखा? शायद गलती थी। मीरा ने कुछ नहीं पूछा। आरव ने मन में जीना से पूछा, क्या चंदनी बीजिंग आए है? हाँ प्रिय आरव, वह सुबह 11 बजे बीजिंग की फ्लाइट से आए। जीना ने तुरंत उत्तर दिया। उत्तर सुनकर उसकी आंखों में अलग चमक आई। उसकी नज़र गलत नहीं थी। क्या यही किस्मत थी? इस पल वह सच में उस पर विश्वास करने लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 206। हालांकि आरव जानता था चंदनी ग्रैंड हयात होटल में है, लेकिन उसने तुरंत उसे खोजने का इरादा नहीं किया। उसे पहले ही अंदाजा था वह बीजिंग क्यों आई है। चंदनी को सिया का पियानो बहुत पसंद था। इस बार वह शायद सिया के कॉन्सर्ट के लिए आई थी, इसलिए आरव को जल्दी नहीं थी। उसे पता था उसके और चंदनी के बीच का निर्णय हो चुका है। अब केवल एक बात थी, वे किस तरह मिलेंगे और किस मौके पर मिलेंगे। इसी सोच में पोर्शे धीरे धीरे ये परिवार के विला के बाहर रुकी। दोनों कार से उतरे और अंदर चले गए। दोपहर में ये चेंगतू घर पर नहीं थे, लेकिन अब वह लौट चुके थे। वह लिविंग रूम में बैठे थे, समाचार देख रहे थे। अंकल, आप आ गए, आरव ने आगे बढ़कर कहा। उन्होंने सिर हिलाया, फिर सोफे की ओर इशारा किया। बैठो, थोड़ी बात करें। ठीक है। आरव बैठ गया। मीरा कपूर ऊपर चली गई। वह खरीदी हुई चीजें लेकर गई। उसके ऊपर जाते ही ये चेंगतू ने पूछा, आरव, जेनिथ फॉर्मा में तुम्हारे कितने शेयर हैं? 80%। आरव थोड़ा चौंका, फिर पूछा, क्या कोई समस्या है? ये चेंगतू हल्के से मुस्कुराए। कुछ खास नहीं, हे परिवार के लोग इसे छूना चाहते थे, मैंने रोक दिया। ये सुनकर आरव की आंखों में कृतज्ञता उभरी। उसे हे परिवार के बारे में पता था। वही हे याओयन के पीछे की ताकत थी। वह सोचता था, वे चुप क्यों हैं? अब समझ आया, मामला पहले ही सुलझा दिया गया था। आगे की क्या योजना है? ये चेंगतू ने पूछा। क्या तुम सीधे डू परिवार से टकराने वाले हो? आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, अगर हे परिवार चाल न चले तो 2 साल में तियन रोंग फॉर्मा बंद हो जाएगा। उसने योजना बना रखी थी। जैसे ही एटोरवास्टेटिन कैल्शियम टैबलेट और एम्लोडिपिन बेंजीन सल्फोनेट टैबलेट तैयार होंगी, वह डू परिवार पर सीधा प्रहार करेगा। ये चेंगतू ने उस पर भरोसा किया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हे परिवार कुछ करेगा तो मैं रोकूंगा। तुम निश्चिंत होकर काम करो। अगर कहीं कमी रह जाए तो अपने नाम का इस्तेमाल करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। कुछ देर बाद मीरा नीचे नहीं आई तो वह तीसरी मंजिल पर चला गया। दरवाज़ा बंद नहीं था। अंदर मीरा कंप्यूटर के सामने बैठी थी। उसका चेहरा गंभीर था। खरीदी हुई चीजें अभी भी बगल में पड़ी थीं। क्या देख रही हो? आरव ने पूछा। मीरा ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। संस्थान से सिस्टम लीकेज रिपोर्ट आई है, पहले इसे देख लूं। आरव जानता था वह कंप्यूटर विभाग में है। वह उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मीरा ने उसे रोका नहीं। वह समझी, वह सिर्फ देख रहा है। आरव ने स्क्रीन पर कोड देखा। एक नज़र में उसे खामी समझ आ गई। सिस्टम बहुत मजबूत था। उसे लगा, ये सैन्य विज्ञान अकादमी का सिस्टम है। उसने स्क्रीन पर एक जगह इशारा किया। यहाँ समस्या है, इंस्ट्रक्शन बदल दो। मीरा ने पहले उसे देखा, फिर उसी जगह ध्यान दिया। वह तुरंत समझ गई, वास्तव में वही त्रुटि थी। उसकी आंखों में आश्चर्य था।
उसने जल्दी से कोड बदला और सेव किया। फिर उसने कुछ और जटिल प्रश्न खोले। वह उसे परख रही थी। आरव ने कुछ नहीं छिपाया। उसने हर समस्या तुरंत बता दी। मीरा स्तब्ध रह गई। जो प्रश्न विशेषज्ञों को कठिन लगते थे, वह सहजता से बता रहा था। वह बोली, मुझे नहीं पता था, तुम इतने बड़े विशेषज्ञ हो। अगर चाहो तो सिखा दूं। आरव ने सीधे कहा। सच? उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने कब झूठ कहा है? आरव मुस्कुराया। उसने जीना द्वारा तैयार सामग्री खोली और उसे समझाने लगा। मीरा का प्रतिभा स्तर अच्छा था। वह तेजी से सीख रही थी, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं सिखाया जा सकता था। रात के खाने तक उसने थोड़ा ही सिखाया। रुकते हुए उसने कहा, पहले ये पढ़ो, अगली बार दस्तावेज दूंगा, तब तुम खुद भी सीख सकोगी। ठीक है। मीरा ने तुरंत हामी भरी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 207। उस रात, जैसे ही आरव ने दिन खत्म किया, तेजस राठौर कुछ भाइयों के साथ ये परिवार के विला के बाहर आ पहुंचा। उद्देश्य साफ था। आरव मना नहीं कर सका। उसे लगभग खींचकर हेवन एंड अर्थ क्लब ले जाया गया। असल में पहले आहू उसे ले जाना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हुआ। आखिरकार तेजस खुद आ गया। क्लब में दर्जनों बोतल बियर से उसका स्वागत हुआ। लगातार टोस्ट होते रहे। आखिरकार वह थोड़ा नशे में आहू को लेकर वापस विला लौटा। समय लगभग आधी रात था, लेकिन मीरा कपूर अब भी जाग रही थी। वह पजामा पहने कंप्यूटर के सामने बैठी थी। वह गंभीरता से वही सामग्री देख रही थी जो आरव ने उसे सिखाई थी। इतनी सुंदर रात में आरव उसे यूं ही कैसे छोड़ देता? वह जल्दी से नहाकर बाहर आया, सीधे उसे कुर्सी से उठाया और बड़े बिस्तर की ओर ले गया। शुरू में उसने हल्का विरोध किया, लेकिन फिर उसने खुद ही उसे बाहों में भर लिया। उसकी आंखें बेहद मोहक थीं। उसकी पलकों में चाहत साफ झलक रही थी। एक रात की दीवानगी के बाद मीरा पूरी तरह थक चुकी थी। वह नर्म बिस्तर पर गहरी नींद में डूब गई। सुबह जब आरव निकला, वह नहीं जागी, या यूं कहें, वह जागना नहीं चाहती थी। ये परिवार से निकलकर आरव टैक्सी लेकर रिट्स कार्लटन होटल पहुंचा। वहीं सिया और जिया मल्होत्रा ठहरे थे। समय सुबह 10 बजे के बाद का था। सभी जाग चुके थे। सिया शाम के कॉन्सर्ट की तैयारी में पियानो अभ्यास कर रही थी। सुशेरू और पेंग्योंग हुआ स्थल की तैयारी देखने गए थे। दरवाज़ा जिया मल्होत्रा ने खोला। वह मुस्कुराए, आखिर आ ही गए। सिया तुम्हें बहुत याद कर रही थी। और तुम? आरव ने दरवाज़ा बंद किया, उसे दीवार से हल्के से लगाया, उसके होंठों पर चुंबन रख दिया। धीरे से पूछा, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? वह चौंक गई। उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि आरव का हाथ शरारती हो चुका था। वह घबरा गई। उसे डर था सिया बाहर आ जाएगी। वह जल्दी से खुद को छुड़ाकर अलग हुई, लेकिन उसके गाल लाल थे। आरव मुस्कुराता रहा। कुछ ही पल बाद सिया दौड़ती हुई आई। वह सीधे आरव की बाहों में कूद गई, लेकिन तुरंत अलग हो गई और जिया के पास छिप गई। तैयारी कैसी है? आज आत्मविश्वास है? आरव ने पूछा। हाँ, कल रिहर्सल कर लिया, कोई समस्या नहीं होगी। सिया ने सिर हिलाया। पहले कार्यक्रम का स्थान जोंगशान पार्क म्यूजिक हॉल था, लेकिन ऑनलाइन विरोध बहुत हुआ। कहा गया वह जगह छोटी है। आखिर स्थल बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया, जहां 80 से 1 लाख लोग आ सकते थे। आज अंतिम तैयारी का दिन था। करीब 1 लाख टिकट 3 दिन में बिक गए। यहां तक कि ब्लैक में भी बिके। पीछे की सीट 80 रुपये से बढ़कर 600 हो गई। फ्रंट रो सीट 3600 से बढ़कर 10,000 तक पहुंची। फिर भी लोग खरीद रहे थे। ये सिया की लोकप्रियता दिखा रहा था। कुछ देर बाद सिया बोली, आरव, मैं आज एक अतिरिक्त कार्यक्रम जोड़ना चाहती हूँ। क्या ठीक है? तुम मुख्य कलाकार हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? आरव मुस्कुराया, फिर समझ गया। सिया बोली, क्योंकि वह कार्यक्रम तुमसे जुड़ा है। क्या मुझे मंच पर जाना होगा? हाँ, वह खुशी से बोली। आरव ने इनकार नहीं किया। ठीक है, मैं चैरिटी फाउंडेशन के लिए जो धुन तैयार कर रहा था वही बजाऊंगा। सच? तैयार हो गई। उसकी आंखें चमक उठीं। राज है, आज रात जान जाओगी। आरव मुस्कुराया। शाम 5 बजे सुशेरू और पेंग्योंग हुआ लौटे। सबने साथ डिनर किया, फिर 2 सैन्य गाड़ियों में नेशनल स्टेडियम की ओर रवाना हुए। हालांकि कार्यक्रम 8 बजे था, लेकिन स्टेडियम पहले ही भर चुका था। हर सीट भरी थी। करीब 1 लाख लोग। पुलिस के 200 जवान व्यवस्था में लगे थे। भीड़ बहुत थी, लेकिन व्यवस्था बनी हुई थी। वे पीछे के प्रवेश द्वार से अंदर गए।
बैकस्टेज पहले से तैयार था। सिया को मेकअप के लिए ले जाया गया। आरव और जिया खाली थे। 7:30 बजे पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। सिया राजकुमारी की तरह सजी थी। सारी लाइट बंद, केवल एक प्रकाश उस पर। तालियां गूंज उठीं। वह बिना घबराहट मुस्कान के साथ बैठी। पहला सुर बजा और कॉन्सर्ट शुरू हो गया। बैकस्टेज खिड़की से आरव और जिया देख रहे थे। जिया की आंखों में गर्व था। आरव भीड़ में तलाश कर रहा था एक चेहरा। उसकी नज़र तेज थी। 1 मिनट भी नहीं लगा, उसकी आंखें एक दिशा में टिक गईं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 208। आरव का अनुमान सही था। चंदनी वर्मा सच में बीजिंग आई थी। वह सिया का कॉन्सर्ट देखने आई थी और वह सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठी थी, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। आज उसने एयर होस्टेस जैसा परिधान पहना था। वह बेहद सुंदर लग रही थी। गुलाबी फूलों वाली ड्रेस, आगे से पीछे तक सजी हुई डिज़ाइन, कमर पर हल्की ऊंचाई जिससे शरीर का अनुपात और निखर रहा था। पीछे की ओर बंधी प्यारी सी बो, उसकी लंबी और सुडौल टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। अगर मंच पर सिया न होती तो आज रात की सबसे बड़ी आकर्षण वही होती। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। उसे देखकर आरव के दिल में अजीब भाव उठा। वह सोच रहा था, जब चंदनी उसे मंच पर देखेगी तो उसके चेहरे पर कैसी अभिव्यक्ति होगी। वह मास्क पहनेगा, लेकिन जो उसे जानता है वह पहचान लेगा, और वह जानता था चंदनी भी पहचान लेगी। कॉन्सर्ट उत्साह में आगे बढ़ता रहा। हर कोई सिया के संगीत में डूबा था। समय का एहसास जैसे खो गया था। आखिरी गीत लव ऑफ द स्काई ने पूरा माहौल चरम पर पहुंचा दिया। तालियां गूंज उठीं, लेकिन यह अंत नहीं था। सिया ने माइक्रोफोन लिया, पूरे स्टेडियम की ओर देखा। आज रात मेरे कॉन्सर्ट में आने के लिए धन्यवाद। तालियां और तेज हो गईं। फिर उसने कहा, आज एक सरप्राइज भी है। कृपया उस सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत करें। उसने बैकस्टेज की ओर इशारा किया। लाइट्स बंद हुईं। एक स्पॉटलाइट उस दिशा में जली। उसी समय टक्सीडो पहने आरव धीरे धीरे बाहर आया। लग्जरी सूट ने उसके शांत स्वभाव को और निखारा। चेहरे पर मास्क था, लेकिन उससे रहस्य और बढ़ गया। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर तालियां गूंज उठीं। सिया के रहस्यमय बॉयफ्रेंड की बात इंटरनेट पर पहले से मशहूर थी। यहाँ तक कि मीडिया ने भी इस विषय को छेड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि फैंस ने कड़ा विरोध किया था। लेकिन आज वह स्वयं सामने था। सिर्फ एक व्यक्ति अलग थी, चंदनी। उसने पहली नज़र में पहचान लिया, क्योंकि उसी पल आरव की नज़र भी उसी पर पड़ी। उसने कई कल्पनाएं की थीं, लेकिन ऐसा मिलना कभी नहीं सोचा था। अब उसे समझ आया, वह सिया का रहस्यमय प्रेमी है। उसका दिल उलझ गया। खुशी भी थी, दर्द भी था। किस्मत सच में थी, लेकिन सिया जैसी लड़की के सामने उसे पहली बार खुद को छोटा महसूस हुआ। मंच पर आरव सिया के पास खड़ा था। सिया ने गर्व से कहा, आज वह धुन प्रस्तुत करेंगे जिसका वादा किया था। नाम है किस्मत। तालियां फिर गूंज उठीं। आरव पियानो के सामने बैठ गया। किस्मत, ये नाम उसने खास दिया था, अपने और चंदनी के लिए। चंदनी की आंखें नम हो गईं। जब पहली धुन बजी, पूरा स्टेडियम शांत हो गया। संगीत धीरे धीरे फैलने लगा। ये धुन भविष्य के समय की थी। इतिहास के महान पियानो मास्टर जैक फील्ड की रचना। मूल नाम था लवर्स इन फेरी टेल्स, लेकिन आज ये किस्मत थी। संगीत ने सबको बांध लिया। चंदनी के मन में हर मुलाकात की याद जाग उठी। जब अंतिम सुर थमा, कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर तालियों का तूफान। लगभग 10 मिनट तक सिया की आंखों में प्रशंसा थी। बैकस्टेज जिया मल्होत्रा स्तब्ध थी। चंदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें खुशी भी थी। उसे पता था, ये धुन उसके लिए थी। कॉन्सर्ट का सीधा प्रसारण हो रहा था। देश भर में तालियां गूंज रही थीं। लेकिन इस पल आरव की नज़र सिर्फ एक व्यक्ति पर थी, चंदनी वर्मा। कॉन्सर्ट ऐतिहासिक सफलता बना। कुछ ही मिनटों में किस्मत इंटरनेट पर छा गया। लोग उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे। किसी को नहीं पता था, असल में ये धुन जीना की सहायता से थी। कॉन्सर्ट के बाद वे रिट्ज कार्ल्टन लौटे। कार में बैठते ही आरव को एक संदेश मिला, वही नंबर जिसका इंतजार था। संदेश में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक धड़कता हुआ दिल, लेकिन वही काफ़ी था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 209। जब आरव और बाकी लोग होटल लौटे, तब रात के 11 बज चुके थे।
वे सीधे ऊपर सूट में नहीं गए, पहले होटल के छोटे बार में गए, वहां थोड़ी देर जश्न मनाया, फिर ऊपर लौटे। सूट में पहले 3 कमरे थे, लेकिन एक को पियानो रूम बना दिया गया था। बाकी 2 कमरे जिया मल्होत्रा और अन्य के लिए थे, इसलिए आरव के लिए कमरा नहीं बचा। उसे मजबूरन नया कमरा बुक करना पड़ा। लेकिन एक और समस्या आ गई। कॉन्सर्ट के बाद खबर फैल गई, सिया यहीं ठहरी है। होटल के खाली कमरे फ़ोन पर बुक हो गए। जब आरव ने बुक करना चाहा, आखिरी कमरा भी बुक हो चुका था। लाचार होकर उसने जिया को फ़ोन किया, कहा वह दूसरे होटल में ठहरेगा। पहले उसने ये परिवार जाने का सोचा, लेकिन फिर विचार बदला। उसने ड्राइवर से कहा उसे ग्रैंड हयात होटल ले चले। उसने चंदनी को फ़ोन नहीं किया, सीधे होटल का सिस्टम हैक किया, उसका कमरा नंबर ढूंढ लिया। यह उसके लिए आसान था। गाड़ी पहुंचने से पहले जानकारी मिल चुकी थी। होटल पहुंचकर वह 12वीं मंजिल पर गया। लग्जरी सूट के बाहर खड़ा हुआ। उसने हल्के से डोरबेल दबाए। अंदर कदमों की आहट आई। वह समझ गया, चंदनी दरवाजे के पीछे है। दरवाज़ा खुला, वह सामने थी, शायद अभी अभी नहाई थी। गुलाबी नाइट गाउन पहने, उसकी खूबसूरती और निखर गई थी। उसके चेहरे पर अविश्वास था। तुम्हें कैसे पता चला? वह बोली। बीजिंग के सारे होटल खोजे, फिर तुम्हें पाया। आरव मुस्कुराया। वह जानती थी ये सच नहीं है, लेकिन उसे सुनकर खुशी हुई। अंदर नहीं बुलाओगी? उसने कहा। वह शर्मा गई, साइड में हट गई। दरवाज़ा बंद हुआ, तुरंत उसकी कमर पर बाहें लिपट गईं। आरव ने उसे पास खींच लिया। उसके बालों की खुशबू ली। धीरे से पूछा, अब मानती हो हमारे बीच सच में किस्मत है? हाँ, उसने गंभीरता से सिर हिलाया। वह पूरी तरह विश्वास कर चुकी थी। तो जो वादा किया था? उसने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, उसने फिर सिर हिलाया, चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया। आरव ने उसे उठाया, सोफे तक ले गया। वह समझी शायद वह शरारत करेगा, लेकिन उसने उसे धीरे से बैठा दिया। खुद पास बैठ गया। वह उलझन में थी। फिर पूछा, सिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, आरव ने साफ जवाब दिया। क्या सच में तुमने उसे सिखाया? वह बोली। आरव मुस्कुराया। तुम क्या सोचती हो, मैं नहीं मानती जब तक तुम मेरे लिए अभी न बजाओ। वह हंसी। यहाँ पियानो नहीं है, मेरे पास तरीका है, लेकिन वह धुन सिर्फ मेरे लिए। वह बोली, ठीक है। आरव ने हामी भरी। वह कमरे में गई, कुछ मिनट बाद लौटी। वही ड्रेस पहनी थी जो स्टेडियम में थी। हम बाहर जा रहे हैं? आरव ने पूछा। हाँ, उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां तुम सिर्फ मेरे लिए बजाओगे। दोनों होटल से बाहर निकले। टैक्सी ली। वह बोली, जुनई इकोलॉजिकल विला पार्क। ड्राइवर ने उसे देखा, फिर आरव को देखा, कुछ समझ गया, कुछ बोला नहीं। गाड़ी चल पड़ी। आरव समझ गया ड्राइवर क्या सोच रहा है। जुनई इकोलॉजिकल विला पार्क, देश की पहली इको थीम विला कॉलोनी। बहुत महंगी, वहां रहने वालों की संपत्ति अरबों में होती है। अब उसे एहसास हुआ, चंदनी का परिवार साधारण नहीं। वह बस हल्के से मुस्कुराए। आधा घंटा बाद गाड़ी विला गेट पर रुकी। बोर्ड पर नाम चमक रहा था। आरव ने किराया दिया। दोनों अंदर गए। सुरक्षा कड़ी थी, बिना अनुमति प्रवेश नहीं। लेकिन उसने कार्ड निकाला, मशीन पर स्वाइप किया। गार्ड ने रास्ता खोल दिया। अंदर प्रवेश करते ही एक बड़ा झील सामने था। चारों ओर हरियाली, बगीचे, छोटा जंगल। अभी तक कोई विला दिखाई नहीं दे रहा था। वह उसका हाथ पकड़े, अंदर बढ़ती गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 210। जुनई इकोलॉजिकल विला पार्क बहुत बड़ा था। विला तक जाने के 3 रास्ते थे, एक कारों के लिए, 2 झील के किनारे बने पैदल रास्ते। आधी रात बीत चुकी थी। पूरा इलाका शांत था, चारों ओर झींगुरों की आवाज़। हल्की हवा झील की सतह को छूती। माहौल बेहद शांत था। आरव चुपचाप उसके साथ चल रहा था, बिना कुछ कहे। फिर भी उसके भीतर संतोष था। उसे लगा अगर बोलेगा तो ये शांति टूट जाएगी। 5 से 6 मिनट बाद उसे पहली विला दिखी, आधा पानी पर, आधा जमीन पर, ब्रिटिश शैली की, बहुत सुंदर। आगे और भी विला दिखीं, कुछ जंगल में घुली हुई, कुछ लॉन और बगीचे से जुड़ी हुई। सब बेहद सुंदर थीं, लेकिन यह मंजिल नहीं थी। लगभग 10 मिनट बाद वे एक डुप्लेक्स विला के सामने रुके। ये छोटे पहाड़ पर बनी थी, यहाँ की एकमात्र विला जो चीनी पारंपरिक शैली में थी। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं। हम आ गए, वह बोली। उसने कार्ड निकाला,
दरवाजे पर स्वाइप किया, दरवाज़ा खुद खुल गया, ऊपर की लाइट जल उठी। चलो अंदर, वह आगे बढ़ी, आरव पीछे चला। अंदर 100 वर्ग मीटर से बड़ा हॉल था। सजावट में बांस और लकड़ी का प्रयोग, पूरा माहौल प्राचीन शैली का। कई फर्नीचर सफ़ेद कपड़े से ढके थे। वह बीच हॉल में खड़ी रही, आंखों में यादें थीं। कुछ देर बाद बोली, मैं यहीं बड़ी हुई, लेकिन अब कम आती हूँ। आरव ने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराया। वह खुद बताना चाहेगी तो बताएगी। वह मुस्कुराए। चलो, तुम्हें पियानो रूम दिखाती हूँ। दोनों ऊपर गए। दूसरी मंजिल भी विशाल थी। एक छोटा हॉल, बगल में पियानो रूम, 30 वर्ग मीटर का। अंदर काला पियानो, पुराना था, ऊपर धूल जमी थी। बचपन में इसे बजाती थी। 4 साल सीखा, लेकिन अच्छा नहीं बजा पाए। वह बोली, फिर कपड़ा लेकर साफ करने लगी। आरव भी मदद करने लगा। साफ होने के बाद वह सीट पर बैठ गया। मुस्कुरा कर बोला, ये किस्मत, सबसे खूबसूरत मिस चंदनी के लिए। धन्यवाद, वह धीमे से बोली। आरव ने जीना को नियंत्रण दिया। धुन फिर से गूंज उठी। शांत माहौल में आवाज और स्पष्ट थी। चंदनी फिर उसमें खो गई। उसके चेहरे पर खुशी उतर आई। एक पुरुष जो सिर्फ उसके लिए बजा रहा था, यह उसके लिए पर्याप्त था। सुरों के साथ उसकी यादें बहने लगीं, माता पिता, बचपन, और वह स्त्री जो उसे प्यार से पियानो बजाते देखती थी। धुन समाप्त हुई, उसकी आंखों में नमी थी। 2 आंसू गिर पड़े। उसने पोंछे, धीरे से बोली, धन्यवाद आरव, पागल हो क्या, ये खास तुम्हारे लिए था। वह उसके सीने से लग गई। फिर सिर उठाकर बोली, मैं तुम्हें इनाम दूंगी, लेकिन शरारत नहीं। आरव मुस्कुराया, धीरे से उसके होंठों को छुआ। बस उतना ही। कुछ देर बाद दोनों विला से बाहर निकले, हाथों में हाथ। जब वे ग्रैंड हयात लौटे, करीब 2 बज चुके थे। लौटते ही उसके चेहरे पर हल्की घबराहट आई। मैं तुम्हारे लिए कमरा बुक कर दूं? वह बोली, नहीं, तुमने कहा था जो कहूंगा मानोगी। वह मुस्कुराया। वह घबरा गई, शब्द नहीं मिले। चिंता मत करो, बस तुम्हें बाहों में लेकर सोऊंगा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह लाल हो गई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वह सच कह रहा था। इस बार वह भावनाओं में बहना नहीं चाहता था। वह जानता था उसे वह पसंद है, लेकिन अभी प्रेम नहीं कह सकता। समय कम था और 2 बाधाएं थीं। पहली सिया, दूसरी चंदनी का परिवार। जब तक ये सुलझे नहीं, वह सीमा पार नहीं करेगा। वह फूल तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता था, वह उसे संजोना चाहता था। इन्हीं विचारों के साथ दोनों होटल के अंदर चले गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 211, बेहद धड़कते दिल के साथ। चंदनी और आरव 12वीं मंजिल के लग्जरी सूट में लौटे। वह झिझकते हुए दरवाज़ा खोल रही थी। उसे देखकर आरव का दिल नर्म पड़ गया। उसे भी डर था, कहीं वह खुद पर काबू न खो दे। अंदर आते ही आरव धीरे से बोला, ठीक है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं अब जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। ये सुनकर चंदनी ने राहत की सांस ली। वह कभी किसी पुरुष के साथ नहीं सोई थी। उसके लिए यह बहुत दबाव था, पिछली बार की तरह नहीं। तब वह नशे में थी, लेकिन न जाने क्यों दिल में खालीपन भी था। अच्छी तरह आराम करो, गुड नाइट। आरव मुड़ा, लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसे जाते देख चंदनी का दिल और बेचैन हुआ, जैसे कुछ छिन रहा हो। वह अचानक बोली, आरव मत जाओ। आरव मुड़ा, मुस्कुराया, डर नहीं लग रहा कि मैं शरारत करूंगा, मुझे तुम पर भरोसा है। उसने दांत भींचकर कहा। आरव वापस लौटा। वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आए। उसका चेहरा अभी भी लाल था। अंदर आकर वह नाइट गाउन लेकर बाथरूम चली गई। आरव सोफे पर बैठ गया, टीवी चालू कर लिया। 10 मिनट से अधिक बाद वह बाहर आए, वही गुलाबी नाइट गाउन। इस बार ब्रा नहीं उतारी थी, हल्की रेखा कपड़े पर दिख रही थी। मैं सोने जा रही हूँ। वह जल्दी से बिस्तर में घुस गई, कंबल ओढ़ लिया। आरव ने खुद को संयमित किया, फिर बाथरूम में गया। होटल ने नया नाइट गाउन रखा था, उसने वही पहन लिया। वापस आकर टीवी बंद किया, सिर्फ हल्की लाइट छोड़ी। चंदनी बिस्तर के किनारे लेटी थी, चेहरा कंबल में छुपा। आरव बिस्तर पर चढ़ा, उसे हल्के से अपनी बाहों में उठा लिया। आह आरव, वह सिहर गई, शरीर कठोर हो गया। बस गले लगाकर सोना है, डरो मत। उसने उसके कान में फुसफुसाया। वह धीरे से बोली। तनाव ढीला पड़ा, वह उसके सीने से लग गई। सो जाओ। आरव ने शरीर का नियंत्रण जीना को दे दिया। गुड नाइट, चंदनी ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बाहों में
वह जल्दी सो गई। सुबह 7 बजे आरव जागा। चंदनी अभी भी सो रही थी। नींद में वह और करीब से मटाए। यह उसके लिए परीक्षा थी। लेकिन वह मुस्कुराया, बिस्तर से उतरा, सीधे बाथरूम गया, ठंडा शॉवर लिया। उसे पता था वह जाग चुकी है, लेकिन उसने जताया नहीं। बाहर आकर कपड़े बदले। आरव, जा रहे हो? वह कंबल पकड़कर बैठ गई। हाँ, आज सूर्यनगर लौट रहा हूँ। तुम? कल सुबह पेरिस की फ्लाइट है। वह बोली, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने कहा। नाश्ते के बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। विदा लेकर वह विमान में चली गई। आरव ने विमान को उड़ते देखा। फिर रिट्स कार्लटन पहुंचा। जिया मल्होत्रा सिया का सामान पैक कर रही थी। अगला कार्यक्रम शंघाई था। 3 दिन बाद सिया वापस सूर्यनगर नहीं जा सकती थी। समय कम था। आरव भी पैकिंग में मदद करने लगा। दोपहर तक सब तैयार हो गया। सबने हल्का भोजन किया, फिर सैन्य गाड़ियों में एयरपोर्ट पहुंचे। सिया शंघाई की फ्लाइट में बैठ गई। उसके बाद आरव और जिया मल्होत्रा भी सूर्यनगर की फ्लाइट से लौट गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 212। आरव, अगर तुम पियानो इंडस्ट्री में आओ तो दुनिया के सबसे महान पियानिस्ट बन सकते हो। फर्स्ट क्लास केबिन में बैठी जिया मल्होत्रा ने प्रशंसा भरी नज़रों से कहा। वह मेरा सपना नहीं है। आरव मुस्कुराया। ये रास्ता सिया के लिए बेहतर है। उसकी प्रतिभा को कम मत समझो। शायद एक दिन तुम देखोगी, उसकी असली क्षमता मुझसे भी ऊपर है। ये सुनकर जिया के चेहरे पर संतोष था। वह आरव पर विश्वास करती थी, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई छुए। नींव तुमने रखी है। वह गंभीर थी। आरव चुप रहा, लेकिन भीतर से उम्मीद कर रहा था। उसे पता था सिया का विकास उसकी कल्पना से आगे जा चुका है। कुछ और साल और वह चमत्कार कर सकती है। कुछ पल बाद जिया ने पूछा, तांग फैंग ने मुझसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी एसोसिएशन के बारे में बात की। वह चाहता है रोंगशिन इलेक्ट्रिक उसमें शामिल हो। तुम क्या सोचते हो? आरव ने सीधे कहा। अगर फिर बुलाए तो मना कर देना। एसोसिएशन अच्छा है, लेकिन हमारे लिए नहीं। यह बाहरी रूप से लाभ था, लेकिन उसके लिए यह बंधन था। ठीक है। जिया ने सिर हिलाया। उसे विस्तार समझ नहीं आया, लेकिन उसने भरोसा किया। दोपहर 3 बजे के बाद वे विला नंबर 15 पहुंचे। आरव अंदर नहीं गया, सीधे जैनिथ फॉर्मा चला गया। रास्ते में उसने रोहित मल्होत्रा को फ़ोन किया। वह कंपनी बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहा था। आरव ऑफिस नहीं गया, सीधे उत्पादन कार्यशाला पहुंचा। 3 नई उत्पादन लाइनें लग चुकी थीं। वह उन्हें देखना चाहता था। रास्ते में रोहित ने बताया, 2 दिनों में 60 मिलियन रुपए के ऑर्डर मिले। बाजार प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। मांग इतनी तेज थी, उसे वितरण सीमित करना पड़ा। पुरानी लाइनें पर्याप्त नहीं थीं। नई लाइनें परीक्षण में थीं, लेकिन दक्षता अधिक थी। कम कर्मचारियों से काम चल रहा था, इसीलिए आरव पुरानी लाइनें हटाना चाहता था। दूसरी खेप पूरी होने पर 10 नई लाइनें साथ चलेंगी। तब उत्पादन कभी पीछे नहीं रहेगा। कर्मचारी उत्साह से काम कर रहे थे, क्योंकि वेतन बढ़ाया गया था। आरव संतुष्ट था। जाने से पहले उसने 2 नई दवाओं की प्रगति पूछी। टेस्ट जारी थे। 1 सप्ताह में विकास पूरा होगा। मंजूरी में आधा महीना लगेगा। गति अपेक्षा से तेज थी। वह विला नंबर 15 की ओर लौटा। रास्ते में चंदनी को फ़ोन किया। वह अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग कर रही थी। आवाज़ में खुशी थी। कुछ मिनट बात हुई, फिर उसने आजीयू को फ़ोन किया, तैयारी शुरू करने को कहा। अरहान और बाकी 2 को भी बुलाया। वह अब इंतजार नहीं करना चाहता था। ये चेंगतू की बातों ने उसे और दृढ़ कर दिया। अब वह डू परिवार पर पहला वार करेगा। पहला लक्ष्य छिंगगैंग, दूसरा तियन रोन फॉर्मा। रात उतर आई। सूर्यनगर की अंडरवर्ल्ड में हलचल थी। डू छिंगवू गोल्डन रूफ नाइट क्लब के ऑफिस में बैठा था। उसका चेहरा ठंडा पड़ता जा रहा था। फ़ोन लगातार बज रहे थे। हर कॉल एक नई बुरी खबर। 3 घंटे में उसके दर्जन भर ठिकाने साफ कर दिए गए। 3 दिशाओं से हमला। हमलावर कम थे, लेकिन गति तेज। सब एक जैसे कपड़े पहने हुए। वह समझ नहीं पा रहा था, क्या 2 बड़े गिरोह मिल गए हैं? एक और कॉल। 2 ड्रैगन स्नेक अधमरे पड़े थे, लोहे की रॉड से पिटे। जिंदा थे, लेकिन कौशल खत्म। फ़ोन फिर बजा। इस बार 3 और अधमरे, 2 खून से लथपथ। डू छिंगवू ने फ़ोन दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों में निर्दयता भर गई। ये रात वह कभी नहीं भूलेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 213। गोल्डन रूफ नाइट क्लब से 200 मीटर दूर
एक हरित क्षेत्र में आरव बेंच पर बैठा था। उसकी नज़र तीसरी मंजिल की खिड़की पर थी। वह डू छिंगवू का कमरा था। वह बेचैनी से टहल रहा था। आरव के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। असल खेल अब शुरू होने वाला था। उसी समय क्लब के बाहर कई वैन आकर रुकीं। करीब 10 वैन, 30 से अधिक युवक उतरे। सब काले कपड़ों में। नेतृत्व अरहान कर रहा था। हाथ में चाकू था। फिर 7 और वैन पहुंची। दीपक राणा उतरा, साथ में श्वेन हॉल के सदस्य। सबसे अंत में रितिका सिंह और आजीयू पहुंची। उनके साथ जुड़वां उप हॉल मास्टर। कुल मिलाकर लगभग 100 लोग। सब इकट्ठा हुए। आजीयू के नेतृत्व में अंदर घुसे। 1 मिनट के भीतर लोग भागते हुए बाहर आने लगे। स्पष्ट था, इलाका खाली कराया जा रहा है। जब बाहर आना बंद हुआ, आरव खड़ा हुआ, धीरे धीरे क्लब की ओर बढ़ा। उसकी नज़र एक फरारी पर पड़ी। दरवाज़ा खुला। तांग सूट पहने एक बूढ़ा उतरा। साथ में युवराज। वह डू छिंगवू का गुरु था। डू छिंगवू ने पहले ही मदद बुला ली थी, लेकिन आरव इसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बूढ़ा उतरा, उसने आरव को आते देखा। चेहरे पर डर साफ था। युवराज भी पीछे हट गया। डू परिवार की पिछली घटना उनके मन में गहरी थी। आरव उनके सामने आकर रुका। हल्की शैतानी मुस्कान। बूढ़े के दिल में ठंडक दौड़ गई। युवराज के पैर पीछे खिसक गए। आरव हंसा, फिर मुड़ा, क्लब के अंदर चला गया। बूढ़ा भीतर जाने की हिम्मत न कर सका। उसने युवराज से कहा, अगर छिंगवू जिंदा रहे, उसे कहना मैं जिंगताई पर्वत लौट रहा हूँ। फिर वह चला गया। युवराज भी कार में बैठकर चला गया। अंदर भयंकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये लगभग एक तरफा थी। छिंग गैंग के 100 से अधिक लोग, सामने श्वेन हॉल के 100 सदस्य। संख्या बराबर थी, लेकिन ताकत नहीं। छिंग गैंग दब चुकी थी। 7 ड्रैगन स्नेक, सामने रितिका, दीपक, अरहान, आजीयू और जुड़वां। 2 रहस्यवादी, 7 पर भारी। बाकी लोग डू छिंगवू को घेर रहे थे। वह अकेला 4 से लड़ रहा था। अभी तक बराबरी पर था। तभी उसने आरव को देखा। उसका चेहरा बदल गया। एक पल का ध्यान भटका। अरहान की धार उसके सीने पर लगी। गहरा कट, खून बह निकला। वह पीछे हटा। आरव, क्या इतनी निर्दयता जरूरी है? उसने दांत पीसे। निर्दयता की बात तुम करो। आरव ठंडा मुस्कुराया। उसी समय डू छिंगवू ने पीछे से कुछ निकाला। काला पिस्तौल। मत समझो मार्शल आर्ट से सब जीत लोगे। आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अरहान और बाकी चौंक गए, लेकिन आरव शांत था। वह कदम दर कदम आगे बढ़ा। डू छिंगवू, तुम भी डरते हो? रुको। एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। पिस्तौल सीधा उसके सिर पर। आरव रुक गया। उसकी नज़र उंगली पर थी। सब चुप थे, क्योंकि यह निर्णायक क्षण था। आरव बोला, तुमने गलती की। अगर बंदूक नहीं निकालते, तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ता। अब तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां से निकल नहीं पाओगे। पहले यहां से निकलो तो सही। डू छिंगवू पागल हंसी हंसा, लेकिन आरव की आंखों में डर नहीं था। तो कोशिश कर लेते हैं। ये कहकर वह फिर आगे बढ़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 214। आरव के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। डू छिंगवू के मन में बेचैनी उठी। फिर भी उसे अपनी बंदूक पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था, कोई भी गोली से तेज नहीं हो सकता। अब उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। मर जा, कमीने। उसने ट्रिगर दबा दिया। बैंग, गोली चली। नली से चिंगारी निकली। सुनहरी गोली बिजली की तरह आरव की ओर बढ़ी। आवाज ने सबके दिल हिला दिए। अरहान, दीपक, रितिका और आजीयू के चेहरे बदल गए। वे जानते थे, आरव इंसान है, गोली से कैसे बचेगा। लेकिन आरव शांत था। उसकी नज़र उंगली की हर हरकत पर थी। वह मांसपेशियों का कंपन देख रहा था। नली से निकलती गोली भी। अगर पहले का आरव होता, तो शरीर साथ न देता। लेकिन अब ताकत, गति और विस्फोटक शक्ति बढ़ चुकी थी। और यह टाइप 54 पिस्तौल थी। डेजर्ट ईगल नहीं। गोली निकली। उसी क्षण आरव का शरीर किनारे झुका। गोली उसके कान के पास से गुजरी। तेज गर्मी ने त्वचा जला दी। डू छिंगवू की आंखें फैल गईं। अविश्वास, भय, जैसे नरक की ठंड उसके भीतर उतर गई हो। बाकी सब भी स्तब्ध थे। वह सच में बच गया था। डू छिंगवू ने होश संभाला। फिर ट्रिगर दबाया। पैंग पैंग, लगातार 2 गोलियां, लेकिन दूरी अब 15 मीटर से कम थी। आरव फिर झुका। दोनों गोलियां खाली गईं। फिर वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। 6-7 मीटर की दूरी एक पल में खत्म। डू छिंगवू, अब मौका नहीं है। डू छिंगवू निशाना साध भी न पाया।
आरव की लात ने पिस्तौल उड़ा दी। उसी क्षण एक जोरदार मुक्का उसके पेट में। वह जमीन से उछल गया। आरव पीछे से पहुंचा, घुटना उसकी पसलियों में धंस गया। हड्डी टूटने की आवाज आई। डू छिंगवू दूर जा गिरा, बेहोश। आरव ने हवा में गिरती पिस्तौल पकड़ ली। सब कुछ सेकंड में हुआ। सभी के चेहरे पर सन्नाटा था। आरव ने ठंडी नज़र से देखा, फिर पिस्तौल अरहान को फेंकी। अरहान, इसे अंदर भिजवाना तुम्हारा काम है, वह बाहर नहीं आएगा। अरहान समझ गया। आजीयू, 3 दिन में सब संभाल लो, मुझे बदलाव दिखना चाहिए। ठीक है, आजीयू ने साफ जवाब दिया। आरव बाहर चला गया। बाकी सब अब आसान था। एक रात में सूर्यानगर का अंडरवर्ल्ड बदल गया। पूरा दक्षिण क्षेत्र शक्ति संघ के नाम हो गया। आरव विला नंबर 15 लौटा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने जिया मल्होत्रा को गले लगाया और सो गया। ये बस पहला कदम था। डू परिवार अभी बाकी था। सुबह एक मेहमान आया, डू एनमिंग। वह भारी मन से बैठा था। आरव, क्या तुम छिंगवू को छोड़ सकते हो? वह सीधे मुद्दे पर आया। क्यों छोड़ूं? आरव की आवाज ठंडी थी। वह तुम्हारा दूसरा भाई है, डू एनमिंग ने कहा। आरव हंसा। तो क्योंकि वह मेरा भाई है, वह मुझे मार सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं। डू एनमिंग चुप रह गया। उसके पास जवाब नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 215। आखिर में डू एनमिंग कुछ नहीं बोला। उसने आरव के ठंडे चेहरे को देखा, फिर उठकर जाने लगा। आरव ने रोका नहीं। दरवाजे तक पहुंचते ही आरव ने ठंडी आवाज में कहा, जब आए ही हो तो मेरी माँ से मिलकर क्यों नहीं जाते? डू एनमिंग का शरीर कांपा, लेकिन वह पीछे मुड़ा नहीं, फिर आगे बढ़ा। आरव की आंखें और ठंडी हो गईं। वह बोला, अफसोस, अगर तुम माँ से मिलने को तैयार होते तो शायद मैं डू छिंगवू को छोड़ देता, अब बिल्कुल नहीं। ये कहकर वह ऊपर चला गया। डू एनमिंग रुक गया, लेकिन सामने सिर्फ आरव की पीठ थी। 2 दिनों में आजीयू ने तेजी से इलाके अपने कब्जे में लिए। अरहान और बाकी मदद कर रहे थे। सब कुछ बेहद सुचारू था। शक्ति संघ के सदस्य 80 से बढ़कर 200 से अधिक हो गए। संख्या कम थी, लेकिन ताकत कम नहीं, क्योंकि आरव ने प्रशिक्षण पद्धति दी थी, सरल लेकिन प्रभावी। कुछ फाइटिंग तकनीकें भी। अभ्यास के साथ हर सदस्य सामान्य गुंडों से मजबूत हो जाएगा। जिया मल्होत्रा शंघाई चली गई। सिया के कॉन्सर्ट के लिए आरव नहीं गया। अगले दिन वह अकेला शामेंग गया। तनीश वर्मा ने काम कर दिया था। एक छोटी हार्डवेयर कंपनी मिल गई थी। नाम था क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स के लक्ष्य में आने वाली कंपनी क्षिंगतेंग। वह कंपनी हार्ड डिस्क और मेमोरी स्टिक बनाती थी। अपना ब्रांड नहीं था, दूसरी कंपनियों को सप्लाई करती थी, लेकिन कर्ज में डूबी थी। एक पार्टनर पैसे लेकर भाग गया था। 6 मिलियन रुपये का पंजीकृत पूंजी, करीब इतना ही कर्ज। ऑडी में बैठते ही तनीश ने पूरी रिपोर्ट दी। फिर पूछा, डायरेक्टर डू, सीधा अधिग्रहण या निवेश? आरव ने पलटकर पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? तनीश ने शांत स्वर में कहा, अधिग्रहण बेहतर है, कर्ज तो हमें वैसे भी सुलझाना होगा, पूरी हिस्सेदारी हमारे पास रहेगी। आरव ने सोचा, फिर कहा, अधिग्रहण तुम संभालो, क्लियरलिंक के तहत जोड़ दो, फिलहाल तुम देखोगे। तनीश की आंखों में चमक आई। जी, डायरेक्टर डू। 20 मिनट बाद ऑडी शिंगतेन कंपनी के बाहर रुकी। 3 मंजिला छोटा ऑफिस, साथ में उत्पादन कार्यशाला, कुल 400 वर्ग मीटर। जनरल मैनेजर बाहर इंतजार कर रहा था। नाम था जोंग चेंगशो, 50 के आसपास उम्र, चेहरा सीधा सादा, साथ में उसकी बेटी, नाम जोंग लिंग, अभी अभी कॉलेज से निकली। खूबसूरत लेकिन अनुभवहीन। हाथ मिलाने के बाद सब अंदर गए। दूसरी मंजिल के दफ्तर में चाय पर बातचीत शुरू हुई। जोंग चेंगशो ने पूछा, डायरेक्टर तान, आपने सोचा? उसकी आंखों में उम्मीद थी। तनीश ने धीमे कहा, निवेश हमारे लिए लाभकारी नहीं है, प्रदर्शन भी अच्छा नहीं, निवेश संभव नहीं। जोंग चेंगशो का चेहरा उतर गया। जोंग लिंग की आंखें हल्की लाल हो गईं। कोई और रास्ता? जोंग चेंगशो ने विनम्रता से पूछा। तनीश बोला, एक तरीका है, हम सीधा अधिग्रहण कर सकते हैं। वह रुका, फिर आगे बोला, क्लियरलिंक पूंजी डालेगा, तकनीकी सहायता देगा, तभी असली विकास संभव है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 216। जोंग चेंगशो ने तुरंत सहमति नहीं दी। निवेश और अधिग्रहण अलग चीजें थीं। निवेश होता तो कंपनी उन्हीं की रहती, अधिग्रहण होता
तो नाम बदल जाता। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने पूछा, डायरेक्टर तान, कोई और रास्ता नहीं? तनीश ने गंभीरता से सिर हिलाया। डायरेक्टर जोंग, आप स्थिति जानते हैं। वर्तमान आकार में निवेश लाभकारी नहीं है। मुनाफा कम से कम 5 साल बाद मिलेगा। जोंग चेंगशो ने लंबी सांस ली। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन एक शर्त है। कहिए। कर्मचारियों में बड़ा बदलाव न हो, मैं उन्हें जवाब दे सकूं। तनीश बिना रुके बोला, सब रहेंगे। अगर आप चाहें तो जनरल मैनेजर बने रह सकते हैं। जोंग चेंगशो चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी। सच, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कुछ ही देर में अधिग्रहण की शर्तें तय हो गईं। क्लियरलिंक ने शिंगटेंग खरीदी, 6 मिलियन का कर्ज अपने ऊपर लिया। जोंग चेंगशो पद पर बने रहे। आरव ने ही यह निर्णय लिया था। उसे समझ आ गया था, यह आदमी ईमानदार है, जिम्मेदार है, उसे ऐसे ही लोग चाहिए थे। बातचीत चलती रही। आरव चुपचाप निकल गया। बाकी प्रक्रिया तनीश संभाल सकता था। वह पास के 5 सितारा होटल पहुंचा। एक कमरा लिया। अब हार्डवेयर विकास शुरू होना था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपना ब्रांड बनाना। वर्तमान में हार्ड डिस्क और मेमोरी स्टिक मुख्य उत्पाद थे। मेमोरी की सीमा थी, लेकिन हार्ड डिस्क की नहीं। डेटा बढ़ता रहेगा, जरूरत भी। होटल के कमरे में पहुंचकर आरव ने जीना के साथ विश्लेषण शुरू किया। बाजार में 2 प्रकार प्रचलित थे, 2.5 इंच लैपटॉप डिस्क, 3.5 इंच डेस्कटॉप डिस्क। रिकॉर्डिंग डेंसिटी क्षमता तय करती थी। लैपटॉप डिस्क आमतौर पर 500 गीगाबाइट से कम, कुछ 1 टेराबाइट तक, डेस्कटॉप 2 टेराबाइट तक। लेकिन बड़े ब्रांड नई तकनीक पर काम कर रहे थे। सीगेट, हिताची, नई मैग्नेटिक तकनीकें, भविष्य में 5 टेराबाइट या अधिक। आरव के पास बढ़त थी। पहला, तकनीकी बढ़त। उसके पास अगले 10 साल का ज्ञान था। 2.5 इंच में 5 टेराबाइट से अधिक, 3.5 इंच में 10 टेराबाइट से अधिक संभव। दूसरा, कीमत की बढ़त। उसे अनुसंधान पर भारी खर्च नहीं करना था। लागत कम, कीमत कम। कल्पना करो, अगर 10 टेराबाइट डिस्क 5 टेराबाइट से सस्ती हो, बाजार में क्या होगा? योजना जल्दी बन गई। 2 तकनीकें चुनी गईं, वर्तमान उत्पादन स्तर पर संभव। हार्ड डिस्क पहला कदम था। फिर मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, सर्किट सिस्टम। एक तरफ हार्डवेयर, दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर और गेम्स। दोनों मिलकर कंप्यूटर उद्योग में नया संसार बना सकते थे। आरव की आंखों में भविष्य साफ दिख रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 217, शाम 6 बजे के आसपास। तनीश ने शिंगटेंग कंपनी का अधिग्रहण पूरा कर लिया। नाम क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स का था, लेकिन सारे शेयर आरव के थे। पैसा आरव ने दिया था, क्लियरलिंक का लाभांश नहीं था। 6 बजे के बाद भी तनीश सीधे क्लियरलिंक लौट आया। 6ठी मंजिल के ऑफिस में आरव उसका इंतजार कर रहा था। अंदर आते ही तनीश ने पूछा, मिस्टर डू, क्या सच में शिंगटेंग अपना ब्रांड शुरू करेगा? आरव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा क्या विचार है? तनीश बोला, उत्पादन क्षमता है, लेकिन रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है। बिना स्वतंत्र उत्पाद विकास के ब्रांड बनाना कठिन होगा। तकनीकी समर्थन भी नहीं है। आरव ने सिर हिलाया, फिर मेज से एक ताज़ा प्रिंटेड फाइल उठाई। वह तनीश को दे दी। पहले ये देखो, फिर बताना रिसर्च डिपार्टमेंट चाहिए या नहीं। तनीश ने फाइल खोली, कुछ पन्ने पढ़े। उसका चेहरा बदल गया। 10 मिनट बाद उसने अविश्वास से पूछा, मिस्टर डू, आपने पहले से तैयारी कर रखी थी? आरव मुस्कुराया नहीं, बस बोला, ये तकनीकी दस्तावेज जोंग चेंगशो को दो। नई हार्ड डिस्क जल्द विकसित होनी चाहिए, संभव हो तो दिसंबर से पहले, टोक्यो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी के लिए। तनीश चौंका, हम प्रदर्शनी में भाग लेंगे? पहले उत्पाद बनाओ, फिर मंच खुद मिल जाएगा। तनीश ने सिर झुका दिया, मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ। वह फाइल लेकर चला गया। काम तय हो चुका था। रात में आरव कार से वापस सूर्यानगर लौटा। रास्ते में उसने चांदनी वर्मा को फ़ोन किया। वह पेरिस में थी, लगातार उड़ानें थीं। अगले 10 दिन वह लगभग विमान में ही रहेगी। रात 8 बजे आरव विला नंबर 15 पहुंचा। सिया का शंघाई कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था। उसने कमरे में जाकर टीवी चालू किया। लाइव प्रसारण चल रहा था। सफ़ेद पोशाक में सिया पियानो के सामने बैठी थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव थोड़ा चौंका। नीचे से नस सविता की आवाज़ आई, आरव, कोई आपसे मिलने आया है। कौन? 30-35 साल का युवक। कहता है आप जानते हैं। आरव नीचे गया। हॉल में एक युवक आराम से बैठा था।
जैसे घर उसी का हो। आरव ने उसे पहचान लिया। वह वही था जिससे वह पहले शेंगशी ब्यूटी में मिला था। सबसे मजबूत युवक, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आरव ने पूछा। युवक मुस्कुराया। आरव, सही, कोई आपसे मिलना चाहता है। आपको मेरे साथ चलना होगा। दिलचस्पी नहीं, आरव ने सीधा इनकार किया। युवक शांत रहा, फिर बोला, अगर बात चांदनी वर्मा की हो तो। आरव की आंखें ठंडी हो गईं। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, कहाँ? हवानपु क्लब। युवक की आंखों में हल्की चंचलता थी। ठीक है, चलते हैं। युवक ने हाथ बढ़ाया। चेंग फेंग, आगे भी मुलाकात होगी। आरव ने हाथ मिलाया। दोनों बाहर निकले। चेंग फेंग की कार थी, फोर्ड मस्टैंग जीटी, मसल कार, लेकिन आरव की नज़र नंबर प्लेट पर थी। नानके 1। उसकी अपनी कार थी, नानके 5। दोनों सैन्य क्षेत्र की गाड़ियाँ। एक फुजियान क्षेत्र, दूसरी शंघाई गैरिसन। आरव समझ गया, ये व्यक्ति साधारण नहीं। दोनों कारें चलीं। हवानपु क्लब की ओर। साइन बोर्ड दिखा। आरव की आंखों में अजीब चमक आए। ये जगह यूं ही नहीं चुनी गई थी। उसका अंदाज़ा साफ था, ये सिर्फ चांदनी का मामला नहीं, इसमें हवान पुडोंग भी जुड़ा हो सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 218। चेंग फैंग जिस जगह लेकर आया वह हवानपु क्लब की चौथी मंजिल थी। अंदर कैसीनो, लेकिन आज माहौल अलग था। लिफ्ट के बाहर सामान्य सुरक्षा गार्ड नहीं थे। उनकी जगह दो मजबूत युवक खड़े थे। उन्होंने चेंग फैंग को देखा, हल्का सिर झुकाया। लिफ्ट खोल दी। आरव ने बस एक नज़र डाली, कुछ नहीं बोला। चौथी मंजिल पर पहुंचे। कैसीनो आमतौर पर इस समय भरा रहता। आज सन्नाटा था, न जुआरी, न डीलर, न होस्टेस। बीच की टेबल पर एक युवक बैठा था। उम्र 30 से कम, चेहरा साधारण, लेकिन आभा अलग। ऊंचे पद वाले जैसा दबदबा, जैसे गुरु नील के समान स्तर की शांति। उसके पीछे एक बूढ़ा खड़ा था, 60 के आसपास, तांग सूट, दुबला, लेकिन उसकी उपस्थिति खतरनाक थी। आरव को खतरे का आभास हुआ। ये बूढ़ा साधारण नहीं था, शायद गुरु नील से भी मजबूत। युवक की पहचान स्पष्ट थी, साधारण नहीं। युवक ने आरव को देखा, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में अहंकार, जैसे सामने कोई चींटी हो। बैठो, उसने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। चेंग फैंग पीछे खड़ा हो गया। आरव बैठ गया, सीधे उसकी आंखों में देखा। सुना है जुए में अच्छे हो, कुछ राउंड खेलें। युवक ताश घुमा रहा था, हाथ में जैसे जादू हो। आरव हल्का मुस्कुराया। ठीक है, ब्लैक जैक, जैसा चाहो। चेंग फैंग ने कार्ड बांटे। युवक को 2 मिला, आरव को 4। दोनों के खुले कार्ड छोटे। आरव ने बिना देखे कार्ड मांगा, क्योंकि उसे पता था उसका छुपा कार्ड डायमंड 10 था। युवक का डायमंड ए। अगला कार्ड। आरव को 5 मिला, अब कुल 19। युवक ने कार्ड नहीं मांगा, फिर हल्का टेबल ठोका, उसे भी 5 मिला, उसके कुल 18। आरव के पास 19 थे। सामान्य आदमी रुक जाता, लेकिन आरव ने फिर कार्ड मांगा। स्पेड ए मिला, अब 20। असल में 10 भी गिना जा सकता था। युवक की भौहें सिकुड़ीं, उसकी आंखें मशीन जैसी थीं, गणना करती हुई। कुछ सेकंड बाद उसने कार्ड मांगा, लेकिन परिणाम तय था। आरव ने तुरंत रुकने का संकेत दिया। खेल खत्म, युवक हार गया। चेंग फैंग स्तब्ध था। उस युवक का नाम था गुओ जिन, राजधानी के क्राउन प्रिंस गुट का नेता। सेना में डेमन स्टार कहलाता था। 20 वर्ष की उम्र में अमेरिका के मशहूर जुआरी को हराया था। आज एक ही राउंड में हार गया। आरव शांत था। फिर खेलोगे? नहीं, खुद को दोबारा अपमानित नहीं करूंगा। गुओ जिन मुस्कुराया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव सतर्क हुआ, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। अब असली बात। ठीक, गुओ जिन ने सीधा कहा, चांदनी वर्मा से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें उसके पास नहीं देखना चाहता। क्यों? आरव ने शांत पूछा। क्योंकि वह लड़की मुझे पसंद है। आवाज में घमंड था। आरव जोर से हंसा, हंसी में उपहास था। गुओ जिन का चेहरा ठंडा हुआ। क्या तुम में आत्मविश्वास नहीं? डरते हो कि जीत नहीं पाओगे? शब्द तीर जैसे लगे। गुओ जिन की आंखें सख्त हो गईं। तुम्हारी इन बातों के लिए मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूं। अगर मारना है तो कोशिश कर लो। आरव की आंखों में तिरस्कार था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 219। जब आरव ने आखिरी वाक्य कहा, वह गुओ जिन की आंखों में साफ हत्या की ठंडक देख सकता था। पीछे खड़ा बूढ़ा अचानक चौकन्ना हो गया। उसकी आंखें तलवार जैसी तेज थीं, लेकिन पल भर में फिर शांत हो गईं।
जैसा आरव ने सोचा था। गो जिन ने खुद को रोक लिया। तुम सच में चतुर हो, लेकिन तुम्हारी उकसाहट मुझ पर काम नहीं करती। वह फिर सामान्य दिखने लगा। उसे आरव का इरादा समझ आ गया था। आरव हल्का मुस्कुराया। लेकिन तुम यह नहीं नकार सकते, मैं सही हूँ। शब्द सीधे कमजोरी पर लगे। कुछ पल बाद गो जिन खड़ा हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। सुना है लड़ाई में अच्छे हो, मर्द बनो, मुझे हराओ, फिर मैं चांदनी के लिए तुमसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करूंगा। आरव मन ही मन हंसा। लड़ सकता हूँ, पर मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? गो जिन ने ठंडे गर्व से कहा। सिर्फ मेरा नाम, गो जिन, और गो परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा, क्या वह काफी नहीं? आरव का दिल हल्का धड़का। उसे गुरु नील की बात याद आई। गो परिवार, राजधानी में बोलने का अधिकार रखने वाला परिवार। लेकिन वह डरा नहीं। आओ, लेकिन हार जाओ तो चौंकना मत। गो जिन की आंखों में फिर आग जली। लेकिन उसने खुद को संभाला। वह खाली जगह की ओर चला गया। आरव भी आगे बढ़ा। उसने जाते जाते बूढ़े को देखा। असल खतरा वही था। चेंग फैंग उत्साहित था। वह दोनों की ताकत जानता था। गो जिन 20 साल से ताइजी का अभ्यास कर रहा था। उसका आत्मविश्वास स्पष्ट था। पहले तुम आओ, गो जिन ने उंगली से इशारा किया। आरव ने बिना झिझक आगे कदम बढ़ाया। वह पूरी ताकत से नहीं आया, बस परखना चाहता था, लेकिन उसकी गति फिर भी भयानक थी। गो जिन ने तिरस्कार से देखा। आरव करीब आया। गो जिन ने हाथ उठाया। हल्का धक्का, साधारण ताइजी पुश, लेकिन चाल गोल और संतुलित थी। आरव समझ गया, ये साधारण अभ्यास नहीं, कम से कम 10 साल की साधना। धक्का लगा, आरव का संतुलन बिगड़ा। उसी क्षण गो जिन की हथेली सीने की ओर आई। चाल बादल जैसी मुलायम, लेकिन ताकत लगभग 200। आरव ने रोका, फिर पीछे हट गया। बस इतना। गो जिन हंसा। आरव शांत रहा। पहले जीत लो। वह फिर आगे बढ़ा। इस बार उसने ताइजी की लीडिंग हैंड मुद्रा ली। गो जिन चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी। आरव भी ताइजी जानता था। अच्छा। गो जिन ने भी कदम बढ़ाया। लीडिंग हैंड बस जाल था। गो जिन ने क्लाउड हैंड से जवाब दिया। चाल सही थी, लेकिन उसने एक चीज कमा की। आरव की ताइजी, वह भविष्य के प्रतिभाशाली मुक्केबाज द्वारा विकसित दर्जनों ताइजी शैलियों का सम्मिलन, कमियां हटाकर बनाई गई। और ऊपर से आरव की गति और शक्ति। गो जिन का वार सही था, लेकिन उसी पल आरव की हथेली उसके सीने की ओर जा चुकी थी। इतनी तेज की प्रतिक्रिया न हो सकी। कैसे? गो जिन ने हथेली से रोका। बूढ़े की आंखें चमकीं। बैंग, भारी टक्कर, 300 से अधिक शक्ति फूटी। गो जिन हवा में उछला। 10 कदम दूर जुआ टेबल से टकराया। आरव की आंखों में संतोष था। पहले वार में ही खेल खत्म। गो जिन को लगा उसकी हथेली टूट गई। ताकत छाती में घुसी। सांस रुक गई। वह गिरा नहीं, लेकिन खड़ा भी नहीं हो पाया। उसे समझ आ गया, वह हार चुका है। बूढ़ा तुरंत आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सच्चा आश्चर्य था। चेंग फैंग स्तब्ध था। उसे ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी। गो जिन सीधा और साफ हार गया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 220। गो जिन की ओर बढ़ने के बाद बूढ़े ने हाथ बढ़ाया। उसने तेजी से उसकी पीठ दबाई। सिर्फ कुछ ही क्षणों में गो जिन का पीला चेहरा गुलाबी होने लगा। फिर वह पूरी तरह सामान्य हो गया। आरव ने कोई और कदम नहीं उठाया। उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बूढ़े की हरकतें देखकर आरव की आंखें गंभीर हो गईं। उस बूढ़े की शक्ति अथाह थी। तुम जीत गए। बूढ़े की सहायता से गो जिन सीधा खड़ा हो गया। वह सीधा स्वभाव का था। हार हार होती है, कोई बहाना नहीं। लेकिन गो जिन जानता था कि उसकी हार शक्ति की कमी से नहीं हुई। इसके 2 कारण थे। पहला, वह लापरवाह था। दूसरा, वह आरव की असली ताकत नहीं समझ पाया। विशेषज्ञों की लड़ाई में एक गलती ही काफ़ी होती है, और उसने 2 गलतियां की। अपने स्वभाव के अनुसार वह ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन अब उसे समझ आया कि यह सब आरव की दिशा में हुआ। आरव के हाव भाव उसे याद आए। उसकी मुस्कान भी, हर शब्द, हर प्रतिक्रिया। उसके दिल में अचानक ठंडक दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि आरव की योजना बनाना कितना भयावह है। एक शब्द भी जाल बन सकता है, एक मुस्कान भी। गो जिन को मजबूर होकर आरव का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। उसे लगा कि आरव उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां वह उसका शत्रु बन सकता है, यदि उसे समय मिले। आरव केवल हल्का मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। वह मुस्कान गो जिन को असहज कर गई। वह बोला, ज्यादा गर्व मत करो, हो सकता है तुम्हें चांदनी वर्मा न मिले।
उसके माता पिता मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके हैं। आरव थोड़ा चौंका, लेकिन केवल थोड़ा। उसने पूछा, तो क्या चांदनी वर्मा ने हाँ कहा, या तुम उससे मिले भी हो? सीधा वार। गो जिन शांत रहा। यह मेरा मामला है, तुमसे कोई संबंध नहीं। तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? आरव ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन वह सच में जाने वाला नहीं था। उसे पता था बात खत्म नहीं हुई। क्या तुम हवान पुडोंग की स्थिति नहीं जानना चाहते? जैसा आरव ने सोचा था, बात उसी की थी। स्पष्ट था कि गो जिन वही राजधानी का युवा स्वामी है जिससे हवान पुडोंग टकराया था। आरव मुस्कुराया। सच सुनोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह सच बोल रहा था। उसके पास हस्तक्षेप की शक्ति नहीं थी, और हवान पुडोंग भी नहीं चाहता था जब तक गो जिन को न गिराया जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह संभव नहीं था। दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा था। तो दू किंगवू का क्या? गो जिन ने पूछा। आरव चुप हो गया। उसकी आंखों में ठंडी हत्या चमक उठी। वह भाव इतना तीव्र था कि गो जिन के भीतर से हरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वह नर्क में गिर गया हो। ये भ्रम नहीं था। उस क्षण आरव सच में उसे मारना चाहता था। यदि कोई बंधन न होता तो वह ऐसा कर देता। जो भी दू परिवार के खिलाफ रास्ते में आता, वह उसे समाप्त कर देता, चाहे वह गो परिवार ही क्यों न हो। लेकिन उसके पास बंधन थे, सबसे बड़ा उसकी माँ। इसलिए वह मुड़ा और चला गया। गो जिनका हस्तक्षेप नई बाधा था। दू परिवार से निपटना अब कठिन था। ये वही सबसे खराब संभावना थी जो आरव ने पहले सोची थी, और अब वह सच हो चुकी थी। आरव के जाते ही गो जिन ने कहा, चेंग फैंग, तुम जाओ। जी, कैप्टन। चेंग फैंग तुरंत चला गया। अब केवल गो जिन और बूढ़ा बचे। यूशी, तुम्हारा क्या मत है? यूशी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बहुत भयावह युवक। गो जिन चौंका। उसे इतनी ऊंची राय की उम्मीद नहीं थी। यूशी ने आगे कहा, यदि संभव हो तो उससे शत्रुता मत करो, और यदि करो भी तो सीमा में रहो, जब तक तुम उसे पूरी तरह समाप्त न कर सको, अन्यथा उसका प्रतिशोध भारी पड़ेगा। गो जिन ने पूछा, वह कितना शक्तिशाली है? यूशी ने उत्तर दिया, अथाह। फिर बोले, उसके साथ छल मत करना। यदि वह निर्दयी हुआ तो दोनों पक्ष नष्ट होंगे। गो जिन बोला, मैं समझ गया। मैं उसे हर क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से हराऊंगा। इंपीरियल क्लब से निकलने के बाद आरव का चेहरा गंभीर था। स्पष्ट था कि दू किंगवू को छोड़ दिया गया है, और गो परिवार के लिए यह आसान था। गो जिनका हस्तक्षेप सिरदर्द था। यदि वह शामिल न होता तो दू परिवार से निपटना सरल था। अब कठिनाई बढ़ चुकी थी। अगले दिन रोहित मल्होत्रा का फोन आया। 2 नई दवाइयां स्वीकृति नहीं पा सकीं। आधे दिन में अस्वीकृत हो गईं। आरव सीधे ज़ेनिथ फॉर्मा पहुंचा। उसे पता था ये दू परिवार का काम है, और गो परिवार का समर्थन भी। दू परिवार जानता था कि इन दवाइयों से प्रभाव पड़ेगा। आरव को पहले ही आभास था, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन रोहित मल्होत्रा निराश था। वह सोफे पर बैठा था, चेहरा उदास। उसे दवाइयों पर पूरा विश्वास था। शोधकर्ताओं ने भी पुष्टि की थी, प्रभाव तियन रोंग फार्मास्यूटिकल से बेहतर होता। आशा जितनी बड़ी, निराशा उतनी गहरी। डायरेक्टर दो, माफ कीजिए। आरव के आते ही वह खड़ा हो गया। वह स्वयं को दोषी मान रहा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, आरव ने शांत स्वर में कहा। वह नहीं चाहता था कि उसका मनोबल गिरे। लेकिन रोहित मल्होत्रा रुक गया। आरव ने उसे रोका, अभी इसे छोड़ो, तुम्हारे लिए अधिक महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि अब गो जिन शामिल हो चुका था, और योजना पहले शुरू करनी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।